तो सर शुरू कर लेते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जी जी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात के लिए हैं जो तमाम जहानों का परवरदिगार है, और तमाम दुरूद और सलाम उस हस्ती के लिए हैं जिससे अल्लाह ताला ने तमाम जहानों के लिए रहमत बना के भेजा और ख़ातमुन नबिय्यीन बना के भेजा। तो तमाम हमारे सुनने वालों को, देखने वालों को बख्तियार अहमद की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम सेशन करने जा रहे हैं वो बहुत ही शानदार और बहुत ही अहमियत का हामिल है। लेकिन सेशन पे बाकायदा जाने से पहले मैं अपने तमाम सुनने वाले जो हमारे गिलगित से लेकर थरबारकर तक, कराची से लेकर खैबर तक, मुल्तान से लेकर क्वेटा तक, पाकिस्तान के अंदर, लाहौर से आज़ाद जम्मू कश्मीर में, पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर जहाँ जहाँ मौजूद हैं, उन्हें इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। आज का हमारा प्रोग्राम बहुत ही अहमियत का हामिल है और इस प्रोग्राम के अंदर इतने अहम टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे जो आपकी ज़िंदगियों को बदल के रख देगा। लेकिन प्रोग्राम को बाकायदा शुरू करने से पहले मैं आज के हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान उनका तारुफ ज़रूर कराना चाहूँगा जो अपनी ज़ात के अंदर एक कायनात रखते हैं। आप पीएचडी डॉक्टर हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज, रिफा स्कूल ऑफ लीडरशिप, रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर। आपके हज़ारों की तादाद में शागिर्द पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर भी अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। आपका 14 साल का एक्सपीरियंस है दर्स व तदरीस का, तरबियत का और ख़ास तौर पे तहकीक का। रिसर्च जो है वो आपका बहुत ही एक कोर कॉम्पिटेंसी भी है, और इसके साथ साथ जिस पे इन्होंने सबसे ज़्यादा काम किया है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है। और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्योंकि ह्यूमन फीलिंग के साथ जुड़ी हुई हैं, और उसी के साथ जुड़ा हुआ एक टॉपिक जो है इमोशनल इंटेलिजेंस, उस पे आपकी बहुत ज़्यादा गिरफ्त भी है और उसमें कमाल हासिल करते हैं। आपने ना सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बल्कि मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बहुत सारे सेशन कंडक्ट किए। और ख़ास तौर पे मैं जिसका जिक्र करना चाहूँगा कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा जिसकी ह्यूमन रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक अपनी ख़ास कमाल पे है, उस इदारे के साथ, पाक आर्मी के साथ आपने बहुत सारे सेशन कंडक्ट किए जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के हवाले से थे। आज के हमारे मौजूद मेहमान जिनके हज़ारों शागिर्दों का मैंने जिक्र किया, और उनमें से मुझे भी ये एजाज़ हासिल है कि मैं भी आपके स्टूडेंट्स में शामिल होता हूँ। हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद सरमद साहब, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज, रिफा स्कूल ऑफ लीडरशिप, रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी हमारे साथ मौजूद हैं और हम उन्हें इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। सर, आपको दिल की अता गहराइयों से ECI की तरफ से इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ, और बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने इंतहाई कीमती वक्त से हमारे लिए कुछ टाइम निकाला, और हमारे सुनने वालों को आज बहुत ही अहम और बहुत शानदार चीज़ें सुनने के लिए मिलेंगी। तो सर, आज के इस टॉपिक पे भी जाएंगे, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा अगर मज़ीद को अपने हवाले से बात बताना चाहें, ताकि हम फिर अपने इमोशनल इंटेलिजेंस एट वर्क प्लेस, काम की जगह पे क्यों ज़रूरी है, ये है क्या, इसकी अहमियत और अफादियत के ऊपर बात कर सकें। जज़ाकल्लाह जी। सबसे पहले तो तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए। हम तो बस कोशिश कर रहे होते हैं और काम करने को और कंट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने दावत दी और किसी भी लेवल पे हम कुछ चीज़ें शेयर कर सकें अपने स्टूडेंट्स के साथ और बाकी लोगों के साथ, तो हमें खुशी महसूस होती है। सो जज़ाकल्लाह फॉर सच काइंड वर्ड्स। बाकी बस हमारा काम है इसमें सीखने का। हम लोग अपनी बेसिस पे भी डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं और कोशिश करते हैं कि उससे बाकियों को भी मुस्तफ़ीद हों और ख़ुद भी दूसरों से सीखें। तो ये सीखने का अमल है और हम बस उसमें अपना कुछ नाक़िसा काम कर रहे होते हैं। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया सर। कहते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो एक बहुत ही अहम सलाहियत है, एक बहुत ही अहम कॉम्पिटेंसी है इंसान के अंदर। शुरू में इंटेलिजेंस के हवाले से IQ के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया गया और समझा गया कि जहानत ही कामयाबी की अलामत है। लेकिन डैनियल गोलमैन साहब ने अपनी तहकीक के बाद ये साबित कर दिया कि इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो बहुत अहमियत का हामिल है, और अगर IQ लेवल वाले 20% कामयाब होते हैं तो 80% जो है वो EI वाले जो हैं वो कामयाब हो जाते हैं। तो सर, हमारे बहुत सारे यूथ हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान से बाहर भी हमें लोग देखते हैं और सुनते हैं, और इसके साथ साथ मुख्तलिफ इदारों में हमारे साथी मौजूद हैं, मुख्तलिफ फील्ड के साथ अभी बेनिफिशरी हमारे साथ मौजूद हैं जो हमें सुनना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि ये इमोशनल इंटेलिजेंस है क्या चीज़। इस पे आप थोड़ा सा बताइएगा, और एक फर्द की जिंदगी में इमोशनल इंटेलिजेंस का क्या किरदार है, कितनी अहमियत की हामिल है, इस पे सर हम जानना चाहेंगे आपकी खूबसूरत गुफ्तगू में। जी, बहुत मेहरबानी।
हम कोशिश करेंगे ज़रा गुफ्तगू में एक आम सादा सी एग्जांपल लेके हम इसको समझ सकें, क्योंकि हमारे जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो तो इसमें बड़े डिटेल में हैं। डैनियल गोलमैन ने तो इसमें बाद में काम किया था, लेकिन जो मेन काम था वो कुछ रिसर्चर्स का था, जिसमें मेयर एंड सॉल्वेज हैं। ये कंसेप्ट इंतहाई पुराना है वेस्टर्न कंट्रीज़ में, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से शुरू हुआ है, और जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस कंट्रीज़ हैं वो इसको अडॉप्ट किए हुए हैं, ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी में बल्कि अपने काम में, बाब में और अपने वर्क प्लेस पे। तो बड़ी सादा सी एग्जांपल है, अगर आप इसे हम इसे आसान अंदाज में समझना चाहते हैं, कि आप देखें कि हम जब अक्सर काम पे जा रहे होते हैं, या जो हमारे छोटे बच्चे हैं जब वो स्कूल पे जा रहे होते हैं, तो वो आपसे एक लफ्ज़ कहते हैं कि आज हमारा दिल नहीं कर रहा ये काम करने का, या आज हमारा दिल नहीं कर रहा सुबह जल्दी उठने का। पैंडेमिक में इस तो और भी इशू है कि हम कहते हैं कि आज हमारा दिल ही नहीं कर रहा कि हम इस लॉकडाउन में बाहर निकलें। तो आपने कभी सोचा हो, या हमारे नाज़रीन ने कभी सोचा हो कि ऐसा क्यों होता है? कि हम ये क्यों कहते हैं कि दिल नहीं कर रहा? हम ये क्यों नहीं कहते कि दिमाग नहीं कर रहा? हम ये क्यों नहीं कहते कि हमारा इंटेलिजेंस लेवल का एक ख़ास पोर्शन है और वो नहीं, वो हमें कैलकुलेट करके बता रहा है कि आज हमें ये काम नहीं करना। ऐसा क्यों होता है? तो ये दिल के जो मामलात हैं, उससे आपकी ह्यूमन बॉडी का रिएक्शन प्रोड्यूस होता है। और ये बात हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं। लेकिन कुछ हमारी एजुकेशन सिस्टम और कुछ हमारी जो ग्रूमिंग है, वहाँ पे हम शायद इस चीज़ को मिक्स कर देते हैं कि शायद सारा जो तवज्जो रखनी है वो हमने इंटेलिजेंस पे रखनी है और माइंड पे रखनी है, और इंटेलिजेंस में ये सीजीपीए और नंबर स्कोर करने हैं। तो दिल की तरबियत कौन करेगा? जैसे ही हम इस पे फ़ोकस करते हैं कि दिल की तरबियत बड़ी ज़रूरी है, तो ये इमोशनल इंटेलिजेंस जैसा टॉपिक हमें काफ़ी इसमें एक अहम किरदार अदा करता है, और हमें काफ़ी इससे मदद मिलती है। तो अगर हम अपनी ज़ात से ये सवाल पूछें कि आज हमारा काम करने का दिल नहीं कर रहा, तो हम ये अल्फ़ाज़ क्यों यूज़ करते हैं? तो दिल क्या एक सिर्फ़ पंपिंग ऑर्गन है जिसने आपके बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करना है? या ये एक ऐसा अल्लाह ताला ने इसके अपने आपने निज़ाम में एक इसको एक ख़ास सलाहियत से नवाज़ा है कि ये शायद सोचने में भी आपको मदद देता है। आपके बॉडी के जो रिएक्शंस प्रोड्यूस होते हैं, उसमें भी ये आपको मदद देता है। और दिमाग का काम शायद बहुत कम है, ज़्यादातर दिमाग डाइवर्ट कर रहा होता है आपके दिल की मामलात से, ठीक है? सो हम कितना फ़ोकस रखते हैं दिल की तरबियत में, जितना हम इसमें गहरी सोच के साथ इसको अगर अपनी ज़ात के लिए भी कुछ टाइम निकाल के सोच लें, तो हमें काफ़ी हद तक समझ आना शुरू हो जाती है कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है। तो ये बेसिकली मैनेजमेंट है आपकी अपनी इमोशंस की। वो तब पर्सन कर पाता है जब वो पहले इस चीज़ की अहमियत को कबूल कर ले, हाँ, मैं एक जज़्बाती इंसान हूँ, और अशरफुल मखलूक़ात तो ज़रूर हूँ, लेकिन सबसे अहम जो मैंने अपने अपने अंदर एक चीज़ को कंट्रोल में रखना है, वो मेरे जज़्बात हैं, और जज़्बात का नाम इमोशंस है। तो इसलिए हमें दिल की तरबियत के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस के टॉपिक को बहुत अहमियत देनी होती है। कुछ लोग जल्दी अहमियत दे देते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, हमने जल्दी अहमियत नहीं देती। बहुत शुक्रिया सर, आपने कहा कि दिल के साथ जुड़ी हुई चीज़ें हैं, और दिल जो है वो जज्बात की अक्कासी करता है, वो एहसासात की अक्कासी करता है। तो अगर इंसान जज्बाती तौर पे, एहसासाती तौर पे मजबूत हो जाएगा, ज़हीन होगा, इनको समझेगा और उसे बेहतर तौर पे इस्तेमाल करेगा, तो वो कामयाबी की तरफ जा सकता है। तो एक फ़र्द के लिए बिल्कुल। इमोशनली इंटेलिजेंस होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो घर की सतह पे हो, चाहे वो इदारे की सतह पे हो, या किसी भी बड़ी सतह पे वो काम कर रहा हो। तो सर, ये एक फर्द के लिए कामयाबी तो है ही है इसके अंदर, लेकिन वर्क प्लेस का हमने जिक्र किया। हमारे बहुत सारे दोस्त मुख्तलिफ इदारों में काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ जगह पे अपनी खदमात सर अंजाम दे रहे हैं। तो वर्क प्लेस पे इन्वायरमेंट मुख्तलिफ होता है, और वहाँ पे अमूमन अमूमन लोग परेशानी का भी शिकार हो जाते हैं, खुश भी होते हैं। कभी कोविड की सूरत हाल जो है, इसके अंदर भी आप बेहतर अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों की जहनी कैफियत और कल्बी सूरत हाल जो है वो किस सतह की थी। तो आज क्योंकि हमारा टॉपिक जो है वो इमोशनल इंटेलिजेंस एट वर्क प्लेस है, तो उस पे भी थोड़ा सा हमें बताइएगा कि वर्क प्लेस पे इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो क्या मायने रखती है, क्या इसका यानी कि इसका बैकग्राउंड क्या है, क्यों ये टॉपिक जो है वो इसके ऊपर ज़्यादा बात करने की ज़रूरत महसूस की जाती है। ठीक है। हम कोशिश करते हैं इसको भी एक सादा एग्ज़ाम्पल से समझने की कोशिश की जाए। देखिए, आप सुबह-सुबह उठे और ऑफ़िस गए, और आप ऑफ़िस में सबसे मिल रहे हैं और सलाम दुआ कर रहे हैं, लेकिन आपसे जो मिलने वाले हज़रात हैं, उसको आपसे 2 तरह के सिग्नल्स मिल रहे हैं। एक तो ये कि आप बज़ाहिर बड़ी अच्छी तरह से उनसे मिल रहे हैं और गुफ्तगू कर रहे हैं,
लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपके इमोशंस बड़े इंटेंस किस्म के आ रहे हैं, या शायद आप अपने जो उनसे सलाम या दुआ कर रहे हैं या उनका हाल अहवाल पूछ रहे हैं, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज से और आपके जज़्बात की अक्कासी में, उन दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन है। अब जो आपके एंड पे जो रिसीवर है, वो ज़ाहिर बात है कन्फ्यूज़ होगा कि ये मुझे सलाम दुआ तो कर रहा है और बज़ाहिर मेरा हाल-अहवाल पूछ रहा है कि सब खैरियत है, लेकिन ये खुद ही परेशान है। तो इसका मतलब है कि मुझे 2 तरह के सिग्नल मिल रहे हैं कि ये पर्सन कर कुछ रहा है और सोच कुछ रहा है। तो वो जो आपके पास रिसीवर है, जो आपका साथी है, आपका बॉस है या आपका सबऑर्डिनेटर, तो वो कन्फ्यू और वो आपसे कुछ काम अगर करवाना चाह रहा है या आपसे काम कुछ करना चाह रहा है, तो वो उसके बारे में भी आपसे ठीक तरह से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो देख रहा होगा 2 तरह के पहलुओं में उससे गुफ्तगू कर रहे हैं। आप कह कुछ रहे हैं, लेकिन आपके जज़्बात और आपके जो फीलिंग्स हैं वो किसी और तरह से एक्सप्रेस हो रही हैं। यानी कि वह फ़र्ज़ करें आप गुस्से में हैं, आप सुबह-सुबह आए और ट्रैफ़िक ब्लॉक बहुत ज़्यादा मिला। आप सलाम दुआ तो कर रहे हैं, लेकिन आप साथ ही काफ़ी गुस्से में या परेशान या इंटेंस मालूम हो रहे हैं। तो जैसे ही आप अपने बॉडी लैंग्वेज से और एक्सप्रेशन से 2 तरह के सिग्नल देंगे, तो एंड यूज़र जो है, जो कोई भी हो सकता है, वो उससे कन्फ्यूज़ होता है और उसकी कम्युनिकेशन और उसके पैटर्न्स और उसके आने वाले जो डेली वर्ड्स की डीलिंग है, उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो इम्बैलेंसिंग आना शुरू हो जाती है, ठीक है? अगर इसके बरक्स हम देखें कि आप बिल्कुल सही तरह से मिल रहे हैं और ग्रीट कर रहे हैं और सलाम दुआ कर रहे हैं और अच्छी तरह से मिल रहे हैं और आप अपने फेशियल एक्सप्रेशन से, बॉडी लैंग्वेज से भी उसकी अक्कासी कर रहे हैं, तो जो एंड यूज़र है, वो बिल्कुल मुतमईन होगा कि ये पर्सन वाक़ई बिल्कुल ठीक तरह से मुझे मिल रहा है और मुझसे गुफ्तगू कर रहा है और हम मिल के जो भी हमारा ऑफ़िस का काम है, हम कर सकते हैं। इसे ईआई में कहते हैं फिजिकल अरोसल, यानी कि जब भी हम कोई चीज़ देखते हैं, तो हम सबसे पहले फिजिकली उसको देख के अपने माइंड में एक क्लू देते हैं, जिसे हम कहते हैं कॉग्निटिव अरोसल, ठीक है? कि आपने कोई भी चीज़ देखी और उसके क्लिक में आपने माइंड में की दे दी कि हाँ, ये चीज़ हमारे लिए ठीक है या नहीं ठीक। अगर तो आपने ठीक सिग्नल दिया ब्रेन को, तो आपके जो एहसासात हैं, जो फीलिंग्स हैं, जो आपका बिहेवियर है, वो उसके मुताबिक एक्ट होगा। यानी कि अगर आप अच्छा महसूस कर रहे हैं और आपका ब्रेन में सिग्नल बिल्कुल पॉज़िटिव जा रहा है, तो उसके असरात भी आपके बॉडी रिएक्शन से, आपके बॉडी लैंग्वेज से, आपके फेशियल एक्सप्रेशन से बिल्कुल पॉज़िटिव आएँगे और सब कुछ स्मूथ चलता रहेगा। लेकिन आप कोई भी चीज़ देख रहे हैं और आप बीच में मल्टीटास्किंग में इन्वॉल्व हैं, आप फिज़िकली रोशल तो कर रहे हैं, लेकिन कॉग्निटिवली उसको ठीक क्लू नहीं दे पा रहे। यानी कि आप उसे कोई भी लेबल नहीं कर पा रहे कि ये सही है मेरे लिए या गलत है, मुझे इस पर्सन को मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, इसने कल या परसों मुझसे लेट्स से बुरी तरह से बात की थी, तो अब मैंने इसको नहीं मिलना। और ये चीज़ें जब आप माइंड में सोच रहे हैं, तो आप कन्फ्यूज़्ड हैं, आपकी फीलिंग्स कन्फ्यूज़्ड हैं, आपके इमोशंस इम्बैलेंस हैं और वो एक्सप्रेशन सूनर और लेटर ज़रूर आपके फेशियल एक्सप्रेशन से डिपेक्ट होता है। तो आप कह कुछ रहे होते हैं, लेकिन कर कुछ और रहे होते हैं। तो इसके लिए फिर जो एंड यूज़र है, वो कन्फ्यूज़ हो जाता है। तो बड़ा सिंपल सा फ़ॉर्मूला है कि आप जो फिज़िकली एरोसल करें, उसको कॉग्निटिवली बिल्कुल साथ उसको वही लेबल करें। यानी कि अपनी पर्सनैलिटी को बिल्कुल बैलेंस रखें एट द वर्क प्लेस। जब दफ़्तर में गए तो दफ़्तर के मामलात, जब दोस्त अहबाब के साथ हुए तो उनके मामलात, जब बाकी अपने सोशल सर्कल में हुए तो उनके मामलात, पैंडेमिक सिचुएशन में हुए तो उसको बेयर करने के मामलात। हम जितना इनको मिक्स करते हैं और अपने ब्रेन को कन्फ्यूज़ करते रहते हैं बिकॉज़ ऑफ आवर फीलिंग्स जो कि इम्बैलेंस होती हैं, तो वो ही हमारे बिहेवियर से ज़ाहिर होना शुरू हो जाती है। और लोग जब इससे कन्फ्यूज़ होते हैं, तो वो आपकी पर्सनैलिटी को एक डाउटफुल पर्सनैलिटी कंसिडर करते हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि मैं काम कर लूँगा, लेकिन आप वहीं बैठे हैं और आप कुछ और गुफ्त-ओ-शनीद में मसरूफ़ हैं, लेकिन आप काम नहीं कर रहे। तो इसका मतलब ये है कि आपका माइंड उस वक़्त किसी और चीज़ में प्री ऑक्यूपाइड है और आप अपने इमोशंस को वक़्त की अहमियत के मुताबिक ट्यून इन नहीं कर पा रहे। तो ये जो हम अगर समझ लें ना कि इमोशंस, मूड्स और फीलिंग्स, इन तीनों में फ़र्क क्या है? तो बड़ा अच्छी तरह से हम अपने काम को सरअंजाम दे सकते हैं, स्पेशली अपने प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में। इमोशंस होती हैं इंटेंस फीलिंग्स, जो आपके ऊपर एक देर पा असरात रखती हैं। मूड्स थोड़े शॉर्ट टर्म होते हैं और जो स्विंग होते रहते हैं वक़्त के साथ-साथ। ल ज अभी लेट्स से जिस तरह आज बहुत ज़्यादा फॉग थी या स्नोफॉल बहुत ज़्यादा हुई, लेकिन हम इस परसेप्शन से उठे कि बहुत ज़्यादा ब्राइट मौसम होगा और बहुत ज़्यादा सनी डे होगा और हम अपनी एक्टिविटीज़ को परस्यू कर सकेंगे। तो ये इमीडिएटली आपके मूड को अफ़ेक्ट करेगी, जो आपके लीड करेगी आपके इमोशंस को। अच्छा, जैसे ही इमोशंस एक्सप्रेस होते हैं, तो उसे हम कहते हैं कि ये आपकी फीलिंग्स में कन्वर्ट हो गए हैं और अब आपके बिहेवियर से नज़र आएँगे। तो जो इंसान इस बात का ख़्याल रखे कि मेरे मूड्स को मैंने इमोशंस के ऊपर हावी नहीं होने देना और इमोशन से जब मैं फीलिंग वाले सफ़र में जाऊँ,
तो मैंने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि मैं उसको बैलेंस वे में लेके चलूँ, हालात के मुताबिक लेके चलूँ। जिस तरह अभी कोविड है, ये एक यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस है अब सिंस द पास्ट ईयर 2020 कि वी हैव टू एक्सेप्ट इट। और हमें तो बीइंग मुस्लिम इससे कोई बचने के लिए कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल मरहल से नहीं गुजरा। हाइजीनिक एक्टिविटीज़ है, हमने उसको ऑप्ट करना है। तो अब आप जितना इसको पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, थोड़ी अपनी हाइजीनिक एक्टिविटीज़ बढ़ा लेंगे, आप देखें आपका मूड बैलेंस रहेगा, इमोशंस बैलेंस रहेंगे और आप कोई इंटेंस फीलिंग में नहीं जाएँगे। तो आप एक मुतमईन इंसान के मुताबिक अपनी रूटीन की एक्टिविटी को कर रहे होंगे। सिर्फ़ 2-3 चीज़ें आपने इज़ाफ़ी ऐड करनी है, जो दिन-रात हम अखबारात में, इश्तिहारात में और मीडिया में देखते हैं। तो बहैसियत मुसलमान इस कोविड को एक्ट करना ऑलरेडी हमारी एग्जांपल है कि हम इमोशनली इंटेलिजेंट आहिस्ता-आहिस्ता हो रहे हैं। मतलब हालात को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे। तो जैसे ही आप हालात के मुताबिक अपनी फीलिंग्स को ट्यून इन करते हैं, यानी कि अपने दिल के जज़्बात को और फीलिंग्स को थोड़ा गाइड करते हैं कि नहीं, मैंने थोड़ा-सा कॉन्शियस रहना है कि नेक्स्ट पर्सन मेरे बारे में क्या सोचेगा अगर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और उस परेशानी का इस पर्सन से कोई ताल्लुक नहीं है। तो मैं इसे बिल्कुल ठीक तरह से मिलूँ। इसका मतलब ये है कि आप अपनी फीलिंग्स को थोड़ा-सा लॉन्च करने से पहले सोच के उसके ऊपर एक्ट कर रहे हैं। ये जो थोड़ा-सा उसके अंदर सोचने का अमल है, जिसे हम पॉजेज़ कहते हैं या इम्पल्सिव मैनेजमेंट कहते हैं, इससे आपकी इमोशन इंटेलिजेंस बिल्डअप होना शुरू हो जाती है। तो काफ़ी अरसे से इसके ऊपर काम होता रहा। कुछ रिसर्चर्स ने कहा कि नहीं, ये एक स्किल है या एक एबिलिटी है जो इंसान दुनिया में लेके आते हैं और जो डेवलप नहीं हो सकती। लेकिन तहकीक इसमें कोई 1980 से लेकर अब तक वक़्त के साथ-साथ बहुत इसके एविडेंसेस मौजूद हैं कि जो भी कामयाब इंसान है वो है जिसने अपने जज़्बात को हालात के मुताबिक ट्यून इन किया। बहैसियत इंसान हम अपने-अपने जगह पे सलाहियतें तो रखते हैं, इस पे तो कोई इनकार नहीं है। अल्लाह ताला अब उसको एहसास को अपने जज़्बात में कन्वर्ट करके लॉन्च करना का सफ़र वो पर्सन जल्दी तय करता है जो इमोशनली इंटेलिजेंट होता है। हालात के मुताबिक अपनी फीलिंग को लॉन्च करने से पहले थोड़ा-सा सोच के उसके मुताबिक एक्ट करता है। तो जैसे ही आप सोचने का अमल बढ़ाएँगे, अपनी फीलिंग का ख़्याल रखेंगे कि इससे दूसरे के ऊपर क्या असरात होंगे। इससे आपकी इमोशन वो डेवलप होना शुरू हो जाएगी। तो इसके ऊपर ख़ैर टेक्निकल चीज़ें तो काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन आसान वे में हम उसको इस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आपने बिहेवियर में एक्ट करने से पहले थोड़ी देर पॉज़ लेके ये सोचना है कि दूसरे के ऊपर इसके असरात क्या होंगे, जिसे हम एम्पैथी कहते हैं, ठीक है? जैसे ही आप ये सोचेंगे और अपने जज़्बात को ट्यून इन करेंगे, तो आपके काफ़ी सारे जो इमोशनल मैनेजमेंट है, वो वक़्त के साथ-साथ स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। एक और एग्जांपल अगर मैं शेयर करना चाहूँ, हमें हमारे नाज़रीन को सबको ये पता हो कि आपका एंगर का लेवल कब तक रुक सकता है। यानी कि आपको एग्ज़ैक्टली पता हो कि क्या आपके साथ होगा तो आप एंगर की उस स्टेट पे चले जाएँगे जहाँ आपका दिमाग सोचना बंद कर देगा। क्या हमें ये पता है? या हमें ये पता हो कि हम किस वक़्त इस इंटेंस फीलिंग पे जाएँगे कि वी स्टार्ट क्राइंग। हमें अपनी क्राइम की स्टेट की या इंटेंस फीलिंग्स की एग्जैक्ट मोमेंट पता हो। क्या ऐसा इवेंट लाइफ में होगा कि वी स्टार्ट क्राइंग और हम कुछ भी और नहीं सोचेंगे और हम अपने दिमाग को सिर्फ महदूद रखेंगे टूवर्ड्स दैट पर्टिकुलर एक्ट। ठीक है। सेम वी विटनेस इन वेडिंग सेरेमनीज, सेम वी विटनेस इन दी सर्टन प्लेटफॉर्म्स ऑफ दी funerals। जिस तरह आप देखते हैं वेडिंग सेरेमनी में few are heavy, few are very happy and few are not happy। So why the peoples are not being happy and why the peoples are not being tuned into that compatibility? क्योंकि वो उस फीलिंग्स को नहीं लाइन कर रहे होते हैं जो कि वेडिंग पार्टनर्स की होती हैं या वहाँ के ओकेजन्स के लोगों की होती हैं। तो जितना आप सिचुएशन के मुताबिक ट्यून इन करना सीखेंगे, थोड़ा सा अपने जज्बात को फोकस रखेंगे कि मैं बहैसियत इंसान हूँ जज्बाती, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है और थोड़ा सा मैंने सोचना है अपने बारे में बिहेव करने से पहले, देन आप इसके जो इंटेलिजेंस लेवल है इसको अटेन करना शुरू कर देंगे। बहुत शुक्रिया सर। हमें एक हमारी और साथी ने भी ज्वाइन किया है, तबस्सुम हुसैन हमारे साथ हैं और वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। जो हमारे फेसबुक पे हमारे साथी हमें ज्वाइन किए हुए हैं और अपने मुख्तलिफ कमेंट्स दे रहे हैं, तो उस हवाले से तबस्सुम जब गाय बगाए हमें आगाह करती रहेंगी ताकि आपकी तरफ से रिस्पांस मिल जाए। अभी तक हमें कुछ कमेंट्स मिले हैं, इनमें जवेरिया खालिद साहबा, उन्होंने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया।
उन्होंने भी सेम वही बात की है जिसका आपने तज़किरा किया कि पर्सनैलिटी अगर बैलेंस होगी तो वही सबसे ज़्यादा अहम है, अदरवाइज़ ये है कि कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है। दूसरा, जमीला नाज़ साहबा ने भी हमें कमेंट किया हुआ, वो कह रही हैं कि अगर हम देखें तो बुनियादी तौर पे यानी कि थिंकिंग जो है वो तो ब्रेन के साथ जुड़ी हुई है, और क्या ब्रेन जो है वही दिल और दिमाग की दोनों सूरतों को ज़ाहिर करता है, इमोशंस को भी। तो वो जो इमोशनल माइंड और कॉग्निटिव माइंड की बात आपने की थी, वहाँ से वो चीज़ जो है वो वाज़ह होती हुई नज़र आती है। बुनियादी तौर पे तो आपकी इस गुफ्तगू से मुझे अंदाज़ा हुआ कि जज़्बात को हालात के मुताबिक ट्यून कर लेना, अगर ये फ़न आपको आता है तो बिल्कुल। आप इमोशनली इंटेलिजेंट हैं। और दूसरी बड़ी साद और बड़ी खूबसूरत बात आपने फरमाई कि अगर आपको अपने गुस्से की सतह का पता है, गुस्से के लेवल का अंदाज़ा कि किस सतह पर मेरा दिमाग काम करना छोड़ जाएगा और मैं बिल्कुल अपने आवाज़ में नहीं रहूँगा, तो समझिए कि आप उस मकाम को अगर जान लेते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत अहम है। आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं कि अगर उस सतह पे अपने आप को कंट्रोल कर लें। सर, बहुत ज़बरदस्त और दिलचस्प गुफ्तगू जारी है, कमेंट्स भी हमें मिल रहे हैं। इसमें कुछ कमेंट्स ऐसे हैं, जैसे एक हमारे साथी ने कमेंट किया कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, तो आगे चल के हम उनका भी तज़किरा करेंगे। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा, अगर आप इसमें हमें थोड़ा-सा गाइड करें कि वर्क प्लेस पे इंसान इमोशनली इंटेलिजेंट हो गया, उसे उसकी समझ भी आ गई, तो हर बंदा चाहता है कि मैं अपने वर्क प्लेस पे कामयाबी की तरफ बढ़ूँ, कामरानी की तरफ बढ़ूँ। तो एक चीज़ हमें ये पता चली कि इमोशनली अगर आप स्ट्रॉन्ग हैं, तो आपके लिए कामयाबी जो है वो करीब हो जाएगी, और अगर आप वीक हैं, तो कामयाबी आपसे दूर होती चली जाएगी। लेकिन इसमें और मज़ीद क्या फ़ायदे हो सकते हैं? क्योंकि आपका एक वसी तजर्बा है, बहुत सारे स्टूडेंट जो कि बड़े-बड़े ओहदों पे भी फ़ाइज़ हैं, मुख्तलिफ़ ऑर्गनाइज़ेशन के अंदर, मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स के अंदर। तो आप उस तजर्बे की बुनियाद पे कुछ हमें थोड़ा-सा गाइड कीजिएगा कि वर्क प्लेस पे क्या-क्या फ़ायदे बड़े-बड़े मिल सकते हैं, अगर इमोशनली कोई बंदा स्ट्रॉन्ग है? चाहे वो लीडर है, मैनेजर है अ, या ऑफ़िस किसी भी सतह पे। बिल्कुल। देखिए कुदरत ने ना हमें बहुत सारी चीज़ें कायनात से समझने का बड़ा वसी मौका दिया है। देखिए कुरान पाक में बड़ा क्लियर है कि कल्ब की तरबियत बहुत ज़रूरी है। तो कल्ब बेसिकली क्या है? आपके दिल के और जज़्बात की मैनेजमेंट है। कुरान पाक में बार-बार कल्ब का ज़िक्र बेतहाशा जगहों पे है, ठीक है? इसी तरह से आप कायनात की वसीयत को देखें, अपने इर्द-गिर्द जो दूसरी जो आपकी मतलब कह लें कि अशरफ मखलूक़ात नहीं भी हैं, जिसमें आपके पास एनिमैलिटी के कंसेप्ट शामिल हैं, वो भी इन कंसेप्ट्स को होल्ड किए हुए हैं। तो अगर हम अपनी ऑब्ज़र्वेशन को थोड़ा-सा डीप डाउन रखें, न्यूट्रल वे में सोचें, तो इसके बहुत सारी एग्ज़ाम्पल्स हमें कायनात से ही मिल जाती हैं और अल्लाह ताला ने बेशुमार इसके हमारे पास मौक़े दिए हैं। देखिए, बहुत सिंपल है, अगर आपने सबने देखा होगा, सुना होगा उकाब की लाइफ़ स्टोरी के मुताबिक। वो एक उम्र के ख़ास हिस्से पे जाता है और उस ख़ास हिस्से पे जाके उसको सब ये कह रहे होते हैं कि वो बिल्कुल मरने वाला है, ठीक है? अब वो उसकी लाइफ़ बिल्कुल ख़त्म हो गई है। लेकिन वो हौसला हिम्मत नहीं छोड़ता, ठीक है? बादलों से ऊपर प्रवास करता है और इस चीज़ का ख़्याल रखता है कि नहीं, जब मेरा जिस्म के थोड़े से कुछ असरात ठीक नहीं होंगे तो मैं अपनी खाल खुद ही उतारूँगा। उस उतारने के बाद मैंने अपने जज़्बात को और हिम्मत को कंट्रोल में रखना है और अल्लाह ताला इसको रिप्रोड्यूस करेगा और फिर मैं दोबारा से उसी कुव्वत और उसी जज़्बे के साथ दोबारा उड़ सकूँगा, जैसे मैं पहले उड़ता था। अच्छा, अगर वो उस वक़्त हिम्मत ना करे और अपने जज़्बात खो दे और इस चीज़ का हौसला हार दे कि नहीं, मैं बिल्कुल बूढ़ा हो चुका हूँ, सब कुछ ख़त्म हो गया और मैं अपनी खाल खुद कैसे उतारूँ? ये तो बड़ा तकलीफ़देह अमल है और कौन इसका गारंटी देगा कि ये दोबारा रिप्रोड्यूस होगी? तो देखिए, वो अपने इमोशंस को और फीलिंग्स को बिल्कुल छोड़ देगा और हो सकता है कि वो मौत के करीब या और बहुत सारे मसाइल के करीब चला जाए। लेकिन कोई भी ऐसा नहीं करता और शाहीन हैं, उकाब हैं, ये अपनी ही उस प्रोसेस से खुद हीलिंग प्रोसेस पे जाते हैं, अपने आप को जज़्बाती तौर पे, फीलिंग के तौर पे बिल्कुल कंट्रोल रखते हैं और फिर रिप्रोडक्शन फेज़ पे जाते हैं। तो कुदरत का निज़ाम है, वो उसको रिप्रोडक्शन देते हैं और उससे फिर उनके अंदर हौसला पैदा होता है। तो इंसानों के लिए बहुत ज़्यादा समझने की चीज़ें हैं कि जब शाहीन और उकाब इस मामलात में अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं, बहुत सारी मखलूक है और बहुत सारी कायनात के ऐसे-ऐसे अमल हैं, जो कि हमें एनिमैलिटी से सीखने को मिलते हैं। तो हम तो अशरफुल मखलूकात हैं। हमारे ऊपर तो बाय डिफ़ॉल्ट अल्लाह ताला ने ये ऑब्लिगेशन अप्लाई की हुई है कि हम जज़्बाती हैं, लेकिन उसको मैनेज करना इंसान के हाथ में है। कम से कम 50% इंसान के हाथ में है और बाकी 50% मामलात पे, एहसासात पे और बाकी सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है। तो हमें फिर सोचने की ज़रूरत है कि क्या हम वो 50% अप्लाई करते हैं? क्या हम ये मानते हैं कि हम जज़्बाती हैं? सबसे बड़ा मसला जो मुझे
इस मुख्तसर सिलसिले में रहा कि हम शायद मानने पे इनकार ही हैं। हम कहते हैं कि नहीं, हम नहीं मानते कि हम तो बड़े मतलब कह लें कि एक आम नौइयत के इंसान हैं और हम बिल्कुल भी जज्बाती नहीं हैं, जिससे बहुत ज़्यादा मसाइल प्रोड्यूस होते हैं। फिर हम कहते हैं कि हम कोई मुश्किल काम नहीं कर सकते क्योंकि हमारे अंदर सलाहियत नहीं है, उससे बहुत ज़्यादा मसाइल शुरू हो जाते हैं। फिर हम कहते हैं कि नहीं, हमें आसान काम दें और अगर हम कर लें तो ठीक है, ना हो तो किसी और के ऊपर ब्लेम शिफ्ट कर दें, उससे बहुत ज़्यादा मसाइल प्रोड्यूस होते हैं। तो अगर आप इस पे गौर करें, तो ये इंसान अपने जज़्बात के अंदर एक की दे रहा है, अपने दिमाग को, कि भई इस वक़्त तुम एक्ट करो और इस वक़्त तुम ना एक्ट करो। जैसे ही कोविड आ गया, मसाइल पैदा हो गए, पढ़ाई छोड़ दी। जैसे ही कोविड आ गया, मसाइल शुरू हो गए, अपॉर्च्युनिटीज़ बेतहाशा ओपन हुई, एक्सप्लोर ही नहीं किया। जैसे ही कोविड आ गया, मसाइल हो गए और बहुत ज़्यादा मौके सीखने को मिले, नहीं रहे। परेशान रहे लेकिन अमली तौर पे मास्क भी नहीं पहना। तो इसका मतलब है ना कि आप अपने माइंड में की सही नहीं दे रहे। तो वही है कि आप अपनी फीलिंग्स को और जज़्बात को हालात के मुताबिक ट्यूनिंग नहीं कर रहे। क्योंकि आप परेशान हुए हुए हैं और आप अपनी फीलिंग्स को और इमोशंस को ठीक तरह से बैलेंस नहीं कर पा रहे। ठीक है? तो हमें एग्ज़ाम्पल्स लेनी चाहिए कायनात की मुख्तलिफ़ अमाल से और एनिमैलिटी से, और फिर इसको अपने साथ देखना चाहिए कोरिलेट करके। कुछ ने जो आपने कैरेक्टरिस्टिक्स का ज़िक्र किया, तो रिसर्च में ये डैनियल गोलमैन हैं, मेरन सॉल्वे हैं, बैरॉन हैं, बायॉड्स हैं, इनको आप गूगल भी कर लें तो बेतहाशा मटेरियल हैं, क्योंकि इन्होंने पूरी-पूरी ज़िंदगी अपना इसी टॉपिक पे काम किया। और इमोशनल कंटेंजेंट, इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल एक्सप्रेसिटी, इमोशनल वेल-बीइंग, ठीक है? अब तो इमोशनल लीडरशिप, स्पिरिचुअल लीडरशिप, ये बेतहाशा कांसेप्ट्स लिटरेचर भरा हुआ है इसमें। लेकिन वही है कि हम उस पे थोड़ा-सा पढ़ें और उसको समझें। इन्होंने ये बड़ी खूबसूरत बातें की अपने लिटरेचर में और ये साबित करने की कोशिश की। आप अपने आप को इमेजिन करें कि आप एक क्रिकेट स्टेडियम में हैं, तो आप देखें कि जब एक वेव उठती है ना, कुछ एक क्राउड ओपन होता है और वो खड़े होके शाबाशी देता है कि लेट्स से सिक्सर हुआ या 4 हुआ एट द क्लोजिंग मोमेंट ऑफ द क्रिकेट। तो एक वेव उठेगी और एक पूरा क्राउड 10 लोग खड़े होंगे तो बाकी 10 उनकी साथ-साथ खुद ब खुद खड़े हो जाएँगे। तो ये कैसे हुआ? जैसे ही एक वेव ओपन हुई तो वो वेव पूरे सर्कल में स्टेडियम में मूव करती हुई आपको दिखाई देगी अपनी टीवी स्क्रीन में। ठीक है? तो ये मोमेंट हम बहुत दफ़ा देख चुके हैं। लेकिन जो एंड वेव में पर्सन थे उन्होंने तो कभी नहीं सोचा कि हम इस वेव का हिस्सा बनेंगे। तो वो क्या है कि कुछ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स का उनके ऊपर डायरेक्टली असर हुआ। वो उस फीलिंग्स में और उस खुशी में उसमें जज़्बात को रोक नहीं पाए और उस खुशी का हिस्सा बने जिसमें बाकी सब लोग शामिल थे। तो ये ऑटोमैटिक है। इसे कहते हैं इमोशनल कंटेंजियन। तो जैसे आप अच्छा फ़ील कर रहे हैं तो आप दूसरों को भी अच्छा फ़ील करवाएँगे। अब सारी अफ़सुर्दा होके बैठी हों, मतलब 100-200 लोग में से आप इमेजिन करें कि सारी अफ़सुर्दा हों, तो 2 लोग कितना खुश कर लेंगे उनको। तो ये कायनात का अमल है कि आप बहैसियत इंसान बहुत सारी चीज़ों को अच्छा फ़ील कर सकते हैं जब आप उस क्राउड का हिस्सा बने। इस तरह से आप और एक एग्ज़ाम्पल देखें, आप ड्राइव करते हुए जा रहे हैं, आपने सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई और बड़ी अच्छा खूबसूरत मंज़र है, आप हुंज़ा और साउथ वेस्टर्न और स्कर्दू की वादियों में। अब आपने एक साइन बोर्ड देखा जहाँ पे एक बड़ा अच्छा ना फ़नी सा फ़ेस बना हुआ है स्माइली का, जोकर बना हुआ है। वो आपसे कहता है भई सीट बेल्ट पहन लो वरना ये कुदरती मनाज़िर आखिरी होंगे। और साथ बड़ा अच्छा स्माइली फ़ेस है। तो अब आपके ना एकदम से फ़ेस पे वो साइन बोर्ड देखते हुए एक स्माइल आ जाएगी। तो ये क्या हो रहा है? ये कंपैटिबिलिटी है ना। ये कंपैटिबिलिटी है कि आप उस एहसास को और उस फ़ील को एक स्माइल के साथ कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अब आप इसको देखिए अपने वर्क प्लेस पे। सारे लोग खुश हैं, तो आप भी बहैसियत उनके साथ सिमिलैरिटी रखते हुए वैसे इंसान खुश-खुश और अच्छा-अच्छा फ़ील करेंगे। सारे डिप्रेस हैं, हाइली प्रेशर्ड हैं, स्ट्रेस का शिकार हैं, पैंडेमिक हुआ हुआ है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी उसका शिकार नहीं हुआ लेकिन माइंड में पैंडेमिक है। तो सारी ना एक chaos का एनवायरनमेंट बना होगा। तो वो क्या है कि सारों के इमोशंस एक-दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे होंगे। तो ये हमें सोसाइटी में करने की ज़रूरत है, ये हमें अपने कम्युनिटी पे और ऑफ़िसेज़ में करने की ज़रूरत है कि एक तो आप हालात के मुताबिक खुशी से रहें और इस चीज़ का ख़्याल रखें कि आपकी अफ़सुर्दगी दूसरे को भी अफ़सुर्दा बना सकती है और आपकी खुशी दूसरे को भी खुश कर सकती है, इसलिए अपने जज़्बात का बड़ा ख़्याल रखें। सेल्फ़ मैनेजमेंट है जी इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक्स। दूसरा बड़ा इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है सेल्फ़ मैनेजमेंट। अपना ख़्याल रखें। अब हम अपने आप से पूछ सकते हैं कि क्या 15 मिनट अपने आप को देते हैं हम पूरे दिन में? नफ़्सा नफ़सी का शिकार हैं हम और सुबह उठते हैं और शाम तक इस रूटीन में होते हैं, तो क्या हम अपने आप को खुद चला रहे होते हैं या कोई और हमें चला रहा होता है? तो जितना आप सेल्फ़ मैनेजमेंट और अवेयरनेस पे फ़ोकस करेंगे, उतना आप अपनी फीलिंग्स को थोड़ा जान सकेंगे। और फिर दूसरों को साथ बैलेंस करने के लिए आप अच्छी तरह से इस पे एक्ट करेंगे और आगे ग्रो करने की कोशिश करेंगे। तो इसकी
बेशुमार एग्जाम्पल्स हैं। आप देखिए एक ठेले वाला बड़ा खुश होता है, चाहे वो एक छोटा सा सब्जी बेच रहा हो, लेकिन वो खुश होता है। ठीक है, आप एक कंपनी के सीईओ हैं और आप परेशान होते हैं, तो फर्क किस चीज़ का हुआ? ठीक है, फर्क तो जज्बात का हुआ ना, एहसासात का हुआ, सही। फीलिंग्स का हुआ, वो खुश है। ठीक है जी। बहुत शुक्रिया सर, बड़ी बड़ी जबरदस्त और बड़ी खूबसूरत शाहीन से बात शुरू हुई और सब्जी के ठेले वाले तक जितनी भी बातें थी वो सारी की सारी ये बता रही थी कि अगर आप अपनी फीलिंग को कंट्रोल कर लेते हैं, अपनी फीलिंग को भी समझते हैं और दूसरों की फीलिंग को भी समझते हैं, तो आप वर्क प्लेस के ऊपर बिल्कुल बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये एक चीज हमें वाजह होगी। दूसरा ये है कि अगर आपके पास अच्छी फीलिंग मौजूद है, अगर आपके पास खुशी होगी तो आप खुशी तकसीम करना शुरू कर देंगे। अगर आपके पास गम आप लेके आए हैं किसी भी तरह का, तो वो आप तकसीम करना शुरू कर दें। किसी ने कहा था कि ये एक मुतद्दी चीज है, जो फीलिंग्स है वो तकसीम होती है। आपने बड़ी खूबसूरत एग्जांपल दी कि 10 लोग खड़े होते हैं और नारा लगाते हैं और होर्डिंग कुछ भी करते हैं, तो पूरे का पूरा 2000 10,000 20,000 का मजमा जो है वो उसी रो के अंदर, उसी लहर के अंदर बहना शुरू हो जाता है। तो ये एक बड़ी अहम चीज आपने हमें वादा की। तो वर्क प्लेस के ऊपर इमोशनली इंटेलिजेंस वही है जो अपनी फीलिंग को समझता हो और दूसरी फीलिंग को भी समझ के उसके मुताबिक अपने जितने भी एक्शन और रिएक्शन है उनका इजहार करना शुरू कर दे। फेसबुक पे सर हमें कुछ और साथियों ने भी ज्वाइन किया। जहूर खान हमारे प्यारे साथी आजकल यूके में बैठते हैं, आपके शागिर्द भी हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। कायनात जुनैदो ये जामशोरों से इन्होंने हमें ज्वाइन किया हुआ है। मरवत खान हमारे साथ मौजूद हैं। जमीला नाज हैं जो हैदराबाद से, और इसी के साथ और भी मुख्तलिफ साथी हैं जिनके अंदर मैं उनका तज़किरा इसलिए कर रहा हूँ कि वो हमारे साथ शामिल हैं, तो उनका हक बनता है कि उनका जिक्र भी इसके अंदर हम शामिल करें। बिल्कुल। मुनव्वर सरकी ने, शफीक अली ने, सैयद अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं, अरबीला सर हमें देख रही हैं, अहमद दोदा लसबेला से हमारे साथ मौजूद है। तो ये साथी हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया। इफ्तिखार तारपुर सीनियर साथी हमारे, जमीला नाज का तज़किरा ऑलरेडी हो चुका, उस्मान उल हसन हमारे साथ हैं, काशिफ नवाज साहब और आमरा हुसैन हैं, जमान सुलंगी, सुहेब, शुएब अमान और अब्दुल शकूर साहब के साथ जवेरिया खालिद, तबस्सुम हुसैन और निज़ामुद्दीन निज़ामी बलूचिस्तान से हमारे साथ मौजूद हैं। तबस्सुम सर, चंद एक क्वेश्चन जो हमारे पास आए हैं फेसबुक के जरिए, हम चाह रहे हैं कि वक्त तो थोड़ा सा महदूद है लेकिन थोड़ा लेट शुरू हुआ, तो उम्मीद है कि आप 10-15 मिनट मजीद हमें देंगे, क्योंकि दिलचस्पी अब लोगों की बढ़ती जा रही है और इसके अंदर एनर्जी लेवल जो है वो भी बहुत ज़्यादा बुलंद होता जा रहा है, हमेशा की तरह जो आपकी गुफ्तगू से होता है। तो दी तबस्सुम, अगर एक दो क्वेश्चन जो फेसबुक पे हमें मौसूल हुए हैं वो सर से जल्दी कर लें, तो उसके बाद हम एक और क्वेश्चन है मैं उसकी तरफ जाना चाहूँगा जी। Okay sir, अस्सलाम वालेकुम sir, it's nice to have you here. ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है इमोशनल इंटेलिजेंस, और मेरा पर्सनल इंटरेस्ट इसमें बहुत ज़्यादा है क्योंकि हमारी लाइफ में इंटेलिजेंस, इमोशनली इंटेलिजेंस होना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। हम दूसरी चीज़ों को देखते हैं लेकिन अपने इमोशंस को सही से सही से जान नहीं पाते। अगर जान भी पाते हैं तो हम एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं, जिसकी वजह से डिप्रेशन जैसी बीमारियां होती हैं। मेरी अपनी भी पर्सनल क्वेश्चंस है, लेकिन पहले आई वुड प्रेफर टू आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम अवर ऑडियंस। तो काशिफ नवाज पूछ रहे हैं, जब हमारे वर्कर्स की तरफ से कुछ चैलेंजेस आते हैं वर्क प्लेस पे, तो उनको हम कैसे हैंडल करें? देखिए, चैलेंजेस तो लाइफ में हमेशा कंसिस्टेंट रहते हैं। देखिए, मैं भी अपने आप को इस टॉपिक का और इस वसी एचआर की फील्ड का एक तालिब इल्म में समझता हूँ, और यही काशिफ नवाज से भी है कि देखिए, अगर आप एक काम करना चाह रहे हैं और 3-4 लोग आपका साथ नहीं दे पा रहे हैं, तो थोड़ा सा पॉज ले लें। तो उसमें काशिफ साहब को थोड़ा सा पॉज लेने की ज़रूरत है, क्योंकि वो इस चीज़ को तरजीह दें कि मैं इमोशनल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग में अपने आप को 2 स्टेप आगे कंसिडर कर लूँ और बाकियों को इसकी तरफ राग़िब कर सकूँ। कोई दूसरा इंसान आपकी तरह सोच नहीं सकता और कोई दूसरा इंसान आपकी तरह का हो नहीं सकता। ये एक सच्चाई है जिसको हम जितना अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करें, उतना ही हम अपने मामलात को हैंडल और मैनेज कर सकते हैं। अगर हमें उस वक़्त उनसे कुछ काम है तो थोड़ा-सा हम पॉज़ ले लें, ठीक है? और जब वो हमारे साथ अच्छा फ़ील कर रहे हों तो तब उनसे वो चीज़ हम शेयर करें। हाँ, अगर आप इम्पोज़ करेंगे तो उसका रिएक्शन सूनर और लेटर आएगा। इसी तरह से काशिफ साहब को थोड़ा-सा पॉज़ लेने की ज़रूरत है कि अगर उनकी तरफ से प्रेशर आ रहा है, स्ट्रेस आ रहा है, तो काशिफ साहब ज़रा कुछ ठहराव और बर्दाश्त का अमली मुज़ाहिरा करें और अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस के थ्रू उनको भी मैसेज दें। एक दफ़ा जब जो वो ऐसे करेंगे ना, तो नेक्स्ट टाइम वो ख़्याल रखेंगे कि भी काशिफ साहब का तो रिएक्शन हर दफ़ा पॉज़िटिव रहता है,
इसे कुछ भी कहो ये बड़ा हंस के बर्ताव करता है और हमारी बात को बुरा नहीं मनाता, तो कितना उसे वो चैलेंज दे देंगे। बहुत शुक्रिया सर। इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा। ज़हूर खान आपको सलाम पेश कर रहे हैं और जवेरिया खालिद वालेकुम वो सलाम। आपको सलाम भी दे रहे हैं, और आपकी मोहब्बत उनके दिलों में बहुत ज़्यादा उनके कमेंट से नज़र आ रहा है। बहुत शुक्रिया आप दोनों वालेकुम साथियों सलाम। का। यकीनन आप सर के साथ काफ़ी क्लोज रहे होंगे एज ए जी जी। स्टूडेंट। ज़हूर मैं साहब सॉरी ने आपको, हाँ मैं सॉरी आपको ये ज़हूर का बताऊं, मतलब ही इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ द एआई, मतलब दीज आर वन ऑफ द पर्सन जैसे हुई डिटर्मिनेंट कि मैंने फॉरेन जाके ही अपनी हायर स्टडीज कंटिन्यू करनी है, एंड देयर आर मैनी रेजिस्टेंस अराउंड हिम कि भाई आप किधर इधर फलान जगह में रहते हैं और आप कैसे जा सकते हैं, बट ही इज इमोशनली कंपैटिबल कि मैं ये काम करूंगा। जैसे ही हमें माइंड में की देते थे ना, तो आपके पूरी फीलिंग्स इमोशंस कुदरत का निज़ाम है उसके लिए रास्ते हमवार होना शुरू हो जाते हैं। फिर बड़े चैलेंजेस आए और अब आप देखें कि ये वहाँ पे पीएचडी के फाइनल स्टेजेस पे है, बिकॉज ही प्रोवाइड हिमसेल्फ कि मैं हर चैलेंज को बेयर करूंगा। जी जी बिल्कुल सर, ऐसा ही है। ज़हूर माशाल्लाह बहुत कॉम्पिटेंट साथी है और आपकी रहनुमाई से अल्लाह ताला ने इससे बहुत ज़्यादा और भी कामयाबी अता की। ये पूछना ये चाह रहे हैं कि अगर किसी प्लेटफॉर्म पे आपको फीडबैक ऐसा मिले कि जो आपको पसंद ना आए, आप उससे डिसएग्री करते हो, तो उस सूरत हाल को किस तरह मैनेज किया जा सकता है? इमोशनली कितना स्ट्रांग होना चाहिए और कौन सा पहलू ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए? तो इस पे थोड़ी सी अगर आपकी रहनुमाई मिल जाए तो मज़ीद 1-2 क्वेश्चन और हैं जमीला नाज साहिबा के, तो तबस्सुम आप काइंडली उसमें कीजिए। देखिए, इसमें तो बेस्ट स्ट्रेटजी ये है कि आप इस चीज़ का ख्याल रखें कि वो पर्सन आपकी तरह से नहीं सोच रहा। तो अगर तो उसकी उसकी जो तनकीद है, उसके लिए कोई एविडेंस है और आपके पास लॉजिक मौजूद है और वो आपको कन्विंस कर सकता है कि ये खामी आपके अंदर है, तब तो उसमें सोच विचार करके अपनी ज़ात में तब्दीली करने की कोशिश करें। हाँ, अगर तो वो बरा तनकीद है और जस्ट वैसे ही कमेंट्स पास हो रहे हैं और कोई सबूत नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब ये है कि वो पर्सन अपना पर्सनल लाइफ का या कोई और लाइफ का कंस्ट्रेंट्स है, कथासिस है जो आपके ऊपर निकाल के वो थोड़ा रिलैक्स फील कर रहा है। तो आपको तो खुश होना चाहिए कि वो पर्सन की वेलबींग के लिए आप एक क्या कहें, एक मीडिएटर का या एक सहूलतकार का एक रसीला बने हुए हैं, तो उसको बोलने दें और उसको इग्नोर करें। हाँ, अगर वो बैठ के समझाता है आपको और बताता है कि भी ये लॉजिक्स हैं और ये चीज़ें आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, यानी कि थोड़ी काउंसलिंग करता है, तब तो ठीक है। लेकिन तनकीद करने वाले लोग बेसिकली वो होते हैं जो बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ का और ये इमोशनल इम्बैलेंस का शिकार होते हैं। तो उनको एज़ आप एक प्लेटफ़ॉर्म दें कि आप अपने आप के लिए उनको सामने पेश कर देंगे, ठीक है, वो अपना कैथार्सिस निकाल लें, तो अल्लाह ताला आपको उसका अजर देगा, क्योंकि आप पे कैथार्सिस निकाल के वो थोड़ा रिलैक्स होंगे और इसका स्वाब आपको मिलेगा। बहुत शुक्रिया सर। इसमें जो अभी आप थोड़ी देर पहले फरमा रहे थे कि सेल्फ अवेयरनेस का होना और सेल्फ मैनेजमेंट का होना, ये दो अगर कॉम्पिटेंसीज इंसान के अंदर मौजूद हैं तो आप बहुत ज़्यादा बेहतर तौर पे इस सूरत हाल को हैंडल कर सकते हैं। और बाकी जो आपने कहा कि अगर जी तनकीद पर है, तनकीद है तो भी उसे समझे। अगर आपको लग रहा है कि वो इस्लाह कर रहा है तो भी आप उसे अच्छी तरह, क्योंकि अगर आपने उसे सिर्फ ये समझ लिया कि यार ये मेरे ऊपर कोई इल्ज़ाम लगा रहा है या मुझे थोड़ा सा नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो फिर शायद आप अपनी फीलिंग के उस राव के अंदर बह जाएंगे, जिसकी वजह से ज्यादा बेहतर तौर पे शायद हो सकता है कि आप उसे रिस्पॉन्स ना कर सके। जी तबस्सुम, एक और मैं इसमें क्वेश्चन। थोड़ा-सा ऐड कर लूँ, जी काउंटर आर्गुमेंट में मत जाइए उनके साथ। मतलब ये मेरे इनके लिए एक सजेशन होगी, काउंटर आर्गुमेंट में मत जाइए। उससे इमोशनल इम्बैलेंसेस जनरेट होते हैं और दिल में एक खलिश पैदा हो जाती है। कभी वो आपके ऊपर रिटेलिएट करेगा, कभी आप करेंगे, तो डोंट गो फॉर काउंटर आर्गुमेंट्स। यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ कि ये गलती आपकी है, एडमिट इट। नहीं है, तो आप देख लें कि वो पर्सन अपना कैथार्सिस निकाल रहा है। काउंटर आर्गुमेंट में हमें बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। जी तबस्सुम ये जी यहाँ पे हमारे ऑडियंस में जामिन आजिश ये जो हमारा इमोशनली इंटेलिजेंस ना होना, इट इज अ बिहेवियरल इशू और अ डिजीज। It's not a disease, it's basically a behavioral issue complemented by the education of your heart. Basically what we do is we have to create a balance between the mind and the heart. But जो मैंने शुरू में जिक्र किया कि unfortunately we keep on focusing on our intelligence level, that we have to educate and focus over intentions, that we have to focus on our mind and brain, and we have to feed our mind and brain. उसके लिए बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, हमारा पढ़ाई है, हमारी सोशल लाइफ है, हमारा मीडिया एंड सो फॉर्थ. But unfortunately, we couldn't focus on the education of the heart. The more you focus on the education of the heart, that leads to the appropriate behaviors.
So this is basically a trait aspect. Trait, it means ke it complements your inner feelings, and then being compatible with your personality traits, and that trait leads towards your behaviors. तो ये होता है ट्रेड से है, इट्स नॉट अ डिजीज, एंड इट लीड्स टुवर्ड्स द बिहेवियर्स। ठीक है, जिससे हम ए एंड बी थ्योरी में पढ़ते हैं ना कि पहले एटीट्यूड आया कि पहले बिहेवियर आया। अगर अब आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली आपका बिहेवियर पॉजिटिव होगा। अब इफ योर एटीट्यूड इज नेगेटिव, यू आर थिंकिंग नेगेटिव, योर हार्ट इज नेगेटिव, एंड अल्टीमेटली इट रिजल्ट्स इनटू नेगेटिव बिहेवियर। ठीक है, सो इट्स रिजल्टेड इनटू बिहेवियरल एस्पेक्ट्स, बट इट कॉम्प्लीमेंटेड थ्रू द एजुकेशन ऑफ द हार्ट। सर एवान पूछ रही है कि हम किसी नए बंदे से जब बात कर रहे होते हैं जो हमारे लिए लाइक somebody is new, we get confused usually. So in such situations, how to like handle such people जो हमारे लिए नए हो, and how we can communicate in a better way. Right, very good question. But first of all, you have to give some time for the active listening. This is again very needful need of the time, that we have to first listen, keep on listening for a certain period of time to have that signaling that what is the intentions of that individual. तो उसके इस एक्टिव लिसनिंग से आपको बहुत सारे क्लूज मिल जाएंगे। एक हमारे अंदर एलिमेंट होता है इमीडिएट जजमेंट का, ये भी बाय डिफॉल्ट है। फॉर एग्जांपल हम पार्किंग में हैं और बेसमेंट की पार्किंग है, लेट्स से किसी भी बड़े लीडिंग शॉपिंग मॉल की, और लाइट चली गई है और आपके पास कार की है। अब अंधेरा हो गया है और कुछ नजर नहीं आ रहा, आपको पता है कि कार इसी 50-60 कार्स में से कहीं ना कहीं है जो लॉस्ट इन दी डार्कनेस। अच्छा, इमीडिएटली आपके सामने एक पर्सन आया, तो आपका पहला रिस्पॉन्स क्या होगा? लेट्स से आई आस्क फ्रॉम तबस्सुम, व्हाट इज योर रिस्पॉन्स? कि वो पर्सन मदद करने आया या आपको कोई खुदा ना खास्ता हार्म पहुंचाने आया? लाइक वो मिक्स्ड फीलिंग्स होती है उस टाइम पे, इंसान की ना समझ नहीं आ रही होती, our self get confused, पता नहीं whether he or she is the more dominant one that triggers your action, वो क्या होगी? नेगेटिव होती है obviously. Yes, ये बाय डिफॉल्ट ह्यूमन नेचर है। हम जैसे किसी क्योस में होंगे ना और हमारे सामने कोई भी चीज आएगी तो हमें ये लगेगा कि वो हमें नुकसान पहुंचा रही है। ठीक है, इसे कहते हैं जज, इसे कहते हैं जज करना। सेम गोस विद दी स्ट्रेंजर्स। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल फीलिंग ये आती है कि जैसे नुकसान पहुंचाने के लिए, अपने मफाद के लिए और इसलिए आ रहा है, तो आप इमीडिएटली कंक्लूजन दे देते हैं कि नहीं ये मतलबी है या ये ठीक नहीं है, और आप जजमेंट पास करके अपने बिहेवियर को वैसा टून इन करने लग जाते हैं। अभी आपने समझा ही नहीं उसको, अभी आपने टाइम ही नहीं दिया, उसको सुना ही नहीं, उसकी इंटेंशन ही नहीं सुनी। इसी एग्जाम्पल में वापस चले जाएं तो उसी बेसमेंट की डार्कनेस में वो पर्सन आपको रास्ता दिखाने आया था और उसके हाथ में टॉर्च थी, तो क्या आपने टॉर्च देख ली? आपने तो फैसला पहले ही कर लिया कि ये मुझे नुकसान पहुंचाने आया है। क्यों? क्योंकि मीडिया, सोसाइटी, जिस माहौल में हमारी परवरिश होती है, वो कहते हैं नहीं, अंधेरे में जब कुछ सामने आएगा तो वो आपको नुकसान पहुंचाएगा। ह्यूमन नेचर है ना। तो अगेन हमें इमोशनल बैलेंसिंग चाहिए कि नहीं, एवरीथिंग इज पॉजिटिव, वी शुड रिमेन पॉजिटिव, गिव देम द पर्सन स्पेस। वो क्या एक्शन परफॉर्म करने वाला है, सूनर और लेटर बहुत कम टाइम के अंदर ही आपको जाहिर हो जाएगा। तो this for this, give him or her the space to have that reaction comes out from him or her. Active listening दें, जैसे आपको अच्छे क्लूज मिलेंगे और फिर फैसला करें, इमीडिएट जज ना करें। जी सर, तो अभी मेरा अपना पर्सनल क्वेश्चन है, लाइक आई यूजुअली थिंक अबाउट इट कि जब हमारी कुछ फीलिंग्स होती है, वी फील बैड समटाइम्स, और कभी हम डिप्रेस फील करते हैं, कभी हमारा मूड बड़ा लाइक ऑफ सा होता है, तो वी टेक दिस फीलिंग्स लाइक आई एम फीलिंग बैड. So is it a good idea to take feelings, or should we take our overall feelings as like feelings and we should strategize how to overcome? हम जनरली बहुत टेक करते हैं फीलिंग्स को कि सैड फील कर रही हूँ, डिप्रेस्ड हूँ एंड ऑल दीज थिंग्स. तो आई वांट टू नो, इज इट गुड आइडिया टू टेक फीलिंग्स एंड इम्पोज दोज फीलिंग्स और फर्दर उनको एग्जैजरेट करते हैं, यस आई एम फीलिंग डिप्रेस्ड एंड सो ऑफ फीलिंग इज वेरी गुड, लेकिन अगेन ये हमें नेचर है बाय डिफॉल्ट है कि थोड़ी नेगेटिव फीलिंग्स हमारे अंदर थोड़ी ज़्यादा देर प्रिवेल करती हैं और हम शायद ज़्यादा टाइम उसको देना शुरू कर देते हैं. इमोशनल इंटेलिजेंस आपको ये गाइड करती है कि यू हैव टू recognize and then regulate the emotions. तो what we do is कि हम थोड़ा सा recognize पे फोकस ज़्यादा रखते हैं कि ये क्यों हो रहा है, और वो क्यों में हमारा फोकस ज़्यादातर नेगेटिव पे होता है कि मेरे साथ बुरा क्यों हुआ, या मेरे साथ लाइफ में ये भी सी चीज़ें क्यों बुरी होगी और मैंने बड़ा अच्छा प्लान किया और क्यों हो गया. तो आप क्या है देखें, जितना नेगेटिव को टाइम देंगे ना, तो आप उसकी फीलिंग्स उतनी नेगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट होती जाएंगी, बिकॉज यू आर गिविंग मोर फोकस एंड टाइम टुवर्ड्स द नेगेटिव फीलिंग्स.
तो जैसे ही ऐसे आपके अंदर थोड़ा सा मोमेंट्स आए या कोई इंटेंस फीलिंग्स आए, उसको आप मॉडिफाई करें। नाउ हाउ टू मॉडिफाई देम? गेट योरसेल्फ बिजी, get yourself busy in some useful activities, like you have some hobby, pursue it. Like you have some other things to do in your daily life, engage yourself. जितना आप उसको कॉमनली इंटेंस फीलिंग को थोड़ा टाइम देना शुरू कर देंगे, उतना वो आपके ऊपर हावी होना शुरू हो जाएंगे। सो आई रिकमेंड कि यू हैव टू फोकस ऑन दी पॉजिटिव फीलिंग्स। नेगेटिव फीलिंग बाय डिफॉल्ट हमारे ऊपर ज़्यादा हावी होती है, उसको टाइम कम दें और अपने आप को इंगेज रखें। ये मसरूफ रहना, काम करते रहना, मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना, चाहे वो किसी भी तरह की एक्टिविटीज़ हैं और पॉजिटिव एक्टिविटीज़ हैं, ये सब आपकी फीलिंग्स की मैनेजमेंट में आपको रिकग्नाइज करने के बाद रेगुलेट कर रही होती है। तो रेगुलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इमोशनल इंटेलिजेंस का जो सेकंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो रेगुलेशन है। आपने रिकग्नाइज किया कि मैं पर्सन ए हूँ और फिर आपने रेगुलेट करना शुरू कर दिया। मतलब फ़र्ज़ करें मैं ठीक फील नहीं कर रहा, मुझे अल्लाह ना करे चलें कोविड हो गया और मैंने 2 वीक्स का बड़ा रिगरस सेशन किया, लेकिन मैं 3 वीक्स में भी रिकवर नहीं कर पाया। अब मैं क्या करूँ? मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? इतनी दुनिया में से मुझे क्यों हो गया? अब आप अगर उस वक़्त हिम्मत हार देंगे ना, तो आप सारी रिकवरी प्रोसेस को रिवर्स करना शुरू कर देंगे। जहाँ आपने 2 हफ़्ते हिम्मत की है, वहाँ 4 दिन और हिम्मत करेंगे। हमारा ईमान है कि जैसे ही हम मेहनत करते हैं, अल्लाह ताला हमें हिम्मत क़ुव्वत देता है, बिल्कुल ठीक हो जाएँगे। जहाँ एक्सरसाइज़ थोड़ी कम करे थे और बढ़ा लेंगे, जहाँ डाइट थोड़ी कम थी और कर लेंगे, जहाँ मेडिसिन का सीक्वल थोड़ा-सा कम था, थोड़ा और बढ़ा लेंगे। तो 3-4 दिन और की बात है और आप ठीक हो जाएँगे। व्हाट यू आर डूइंग इज़ यू हैव टू फोकस ऑन दी पॉजिटिविटी इन द नियर फ्यूचर। तो आपकी फीलिंग पे ट्यून इन होना शुरू होगी। तो आप नेगेटिव फीलिंग जब भी आए, गेट योरसेल्फ बिजी, ठीक है, इन दी एक्टिविटीज, इन दी पॉजिटिव एक्टिविटीज, एंड कॉम्प्लीमेंट योर पॉजिटिव फीलिंग्स। देन बहुत सारे मसाइल हमारे हल हो जाएंगे। और ये मुश्किल भी है, लेकिन मतलब आप देखें कॉमन लाइफ में देखें तो बार बार अल्लाह ताला ने उसके हमें सिग्नल्स दिए हैं। वाई अल्लाह ताला गिव अस टू ऑफर प्रेयर्स 5 टाइम्स अ डे। कभी सोचें इस बारे में? कभी ऐसा क्यों नहीं हुआ कि उन्होंने कहा कि 2 टाइम पढ़ लें, बाकी 3 टाइम आपकी डिस्क्रिप्शन पे हैं? फ़र्ज़ किया, क्योंकि ये मेडिटेशन है आपकी, इंसानों की इंसानी के साथ मेडिटेशन, ठीक है? उन्होंने बताया कि इमोशनल कंपैटिबिलिटी रखें, मिले-जुलें, देखें दूसरों के एहसास और जज़्बात के साथ अलाइन हो। मर्दों के लिए बाजमात बहुत ज़्यादा तरजीह दी गई, फीमेल्स के लिए थोड़ी-सी रिलैक्सेशन दी गई। तो व्हाई 5 टाइम्स अ डे? फिर मज़ीद अगर आप टाइम दे सकते हैं तो तहज्जुद भी पढ़ लें। ये क्या है? ये बेसिकली आपकी इमोशन हीलिंग प्रोसेस है ना। यू आर पुटिंग योरसेल्फ कि जो भी नेगेटिविटी है वो मैं अल्लाह ताला पे छोड़ता हूँ, जो पॉजिटिविटी है उस पे फोकस करता हूँ, ठीक है? तो ये सिग्नल्स बहुत ज़्यादा हैं इसके हमारे पास। तो दैट इज़ माय रिकमेंडेशन कि ओवरकम नेगेटिव फीलिंग्स बाय गेट योरसेल्फ बिजी एंड कॉम्प्लीमेंट योर पॉजिटिव फीलिंग्स। बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ बहुत सारे साथी हैं जो क्वेश्चन कर रहे हैं और शायद जब क्लोजिंग की तरफ जाएंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन का रिस्पांस भी हो जाएगा। हमें मोहम्मद इमरान साहब ने एक क्वेश्चन किया हुआ है, वो इंशाल्लाह लास्ट में यकीनन आप बताएंगे कि एक बेहतरीन जो इमोशनल इंटेलिजेंस की क्वालिटीज़ वाले लोग हैं वो कौन से होते हैं, उनके अंदर किस तरह की खूबियाँ होती हैं, इस पर वो सुनना चाह रहे हैं। दूसरा, एक हमारे साथी मोहम्मद जुनैद ने भी यही कहा है, आपने ऑलरेडी कुछ इस पर बता भी दिया कि गुस्सा है, हसद है, खौफ है, परेशानी है, हैरानी है, खासतौर पे कोविड की वजह से ये हमारे बिहेवियर को और इमोशनल इंटेलिजेंस को भी मुतासर करती है। तो इसे कैसे कम किया जा सकता है, इस तरह के क्वेश्चन है। अब सर यहाँ पे एजेंडे के मुताबिक एक क्वेश्चन मैं आपसे ये करना चाहूँगा कि इमोशनली इंटेलिजेंट होना एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, लेकिन क्या ये बहुत बड़ी स्ट्रेंथ इसके कोई डिसएडवांटेज भी हो सकते हैं? क्योंकि हम अगर कॉम्पिटेंसीज की बात करें, अमूमन जो ECI के मुख्तलिफ ट्रेनिंग में हम लोगों को बताते हैं कि अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन, तो ये अपॉर्चुनिस्ट भी बना देते हैं और बहुत ज्यादा इस पे चले जाएं। कॉन्फिडेंस जो है वो तकब्बुर की तरफ भी लेके चला जाता है, मुस्तकिल मिजाजी जिद की तरफ लेके चली जाती है, कायल करने की और मुतासर करने की सलाहियत बाद वो खुशामद का रूप धार लेती है। तो इमोशनली इंटेलिजेंट, क्या ये इमोशनल इंटेलिजेंस भी कोई ऐसी नेगेटिव भी सूरत हाल पैदा कर सकती है? अगर कर सकती है तो इससे कैसे बचा जा सकता है? इस पे थोड़ा सा प्लीज बताइएगा हमें। नेगेटिव एसेस तो नहीं डेवलप करती, नेगेटिव इसी वजह से करती है कि शायद अगर हम इमोशनल इंटेलिजेंस के मीनिंग्स को थोड़ा सा मैनिपुलेट कर दें। मतलब आप इस हद तक शुरू कर दें। अब देखें आपके बहैसियत इंसान बहुत सारे रोल हैं। बीइंग मैन यू हैव टू परफॉर्म सर्टेन रोल्स एंड बीइंग वुमेन you have to perform certain roles because we have these two broad genders across the community and the systems ना। जी ठीक है। इसमें सर एक तो चीज अब ये आपका बीइंग एम्प्लॉयर, बीइंग एम्प्लॉयर, जी प्लीज। जी जी
सॉरी, वो दरबार आवाज रुक गई थी तो मैंने कहा शायद आपने रिस्पांस कर दिया, प्लीज आप कंटिन्यू कीजिएगा। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, जी जी, इसमें देखिए हमारे पास बीइंग मैन जो हैं, आपका पास एक ऑफिशियल रोल है, बीइंग योर फादर रोल है, बीइंग योर हस्बैंड रोल है, बीइंग योर ब्रदर रोल है, एंड बीइंग योर ओवरऑल द रिलेटिव्स पैटर्न, यू हैव सर्टेन वेरिएशंस ऑफ रोल्स, तो यू हैव टू कॉम्प्लीमेंट दैट. सेम गोज फॉर द फीमेल्स, एंड दे हैव द रोल ऑफ द मदर एंड द सिस्टर, ठीक है, एंड द वाइफ एंड सो फॉर्थ. तो आपने रोल को अगर मैनिपुलेट कर देंगे इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ, तो फिर उस पर मसाइल आना शुरू होते हैं, ठीक है. यू बीइंग मोर and more empathetic towards an individual by compromising on your by default roles, तो वहाँ पे फिर इमोशनल थोड़े से जो कंपैटिबिलिटी है, कुछ नेगेटिव असरात आना शुरू हो जाते हैं. मतलब आप पर्सन किसी अननोन के साथ इतना एम्पैथेटिक हो गए हैं कि अपने रोल को कॉम्प्रोमाइज करने लग गए हैं, तो ये फिर थोड़ा सा नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज आपको देता है. तो रोल कॉम्प्रोमाइज ना करें और इमोशनल इंटेलिजेंस को साथ लेके चलें, तो फिर ये कभी भी नेगेटिव असरात आपको नहीं देती. बहुत शुक्रिया सर। तो इससे हमें ये अंदाजा भी होता है कि आपकी कोई भी स्ट्रेंथ हो, चाहे वो इमोशनल इंटेलिजेंस की है, क्योंकि बहुत सारी क्वालिटीज जब आपस में मिलती हैं, बहुत सारी कॉम्पिटेंसी, तो फिर जाके कुछ आपकी सलाहियतें और बेहतर होना शुरू हो जाती हैं। तो इसके बिल्कुल पसे पर्दा अगर हम देखें तो आपकी इंटेंशन जो है वो किसी भी काम को करने की नीयत आपकी जितनी साफ होगी, आप पॉजिटिव जितने ज्यादा होंगे, इतनी वो पॉजिटिव असर देना शुरू कर देगी, क्योंकि पॉजिटिविटी होगी तो वो तकसीम होगी। या वो इमोशनल इंटेलिजेंस आप हैं या किसी और सलाहियत के तहत भी आप तकसीम कर रहे हैं, तो उससे हमें फायदा हासिल होगा। अब सर एक अहम चीज और अहम सवाल भी है, इस पे हम अपने इस प्रोग्राम का अख्ताम भी करेंगे। बात वो कहते हैं कि बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी। बहुत दिलचस्प गुफ्तगू हो रही थी, बहुत ज्यादा एंगेजमेंट भी है फेसबुक के ऊपर, लोग कमेंट्स भी कर रहे हैं, लेकिन वक्त की नज़ाकत को देखते हुए शायद हम बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो है वो ले नहीं सकेंगे। बाद में हम रिस्पांस करेंगे अपने पेज के ऊपर उनका। तो हम ये जानना चाह रहे थे कि एक फर्द है और उसे इस सेशन से अंदाजा हो गया कि यार इमोशनल इंटेलिजेंस भी कोई चीज है और मुझे लगता है कि मैं इमोशनली बहुत ज्यादा कमजोर हूँ। तो ऐसा क्या किया जाए कि वो अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर सके, अपने इमोशंस को बेहतर तौर पे इस्तेमाल कर सके, दूसरे के जो जज्बात और एहसासात हैं उन्हें समझ सके। क्या इसके लिए बाकायदा कोई टूल है, कोई टेक्निक है? बुनियादी तौर पे आपने बताया भी दो चीजें कि अवेयरनेस और सेल्फ मैनेजमेंट जो है वो बहुत जरूरी है अपनी जात की, लेकिन इसके साथ कुछ और अगर थोड़ा सा आप गाइड करेंगे तो बहुत सारे हमारे सुनने वाले और चाहने वाले जो है वो इससे फायदा हासिल कर सकते हैं। जी सर। जी ज़रूर। देखें, शुरुआत तो उसकी आपकी अपनी सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ मैनेजमेंट से है. सबसे पहली शुरुआत तो तब होगी कि अपने आप को वक्त देना सीखें. अपने जो आपकी स्ट्रेंथ हैं और वीकनेसेस हैं उसको आप खुद सबसे पहले मान लें और सबसे ज़्यादा फोकस रखें अपनी वीकनेसेस पे. जैसे मैंने अर्ज़ की कि मैं भी इस वसी फील्ड का अपने आप को हमेशा एक स्टूडेंट कंसिडर करता हूँ, जहाँ से भी सीखने का मौका मिले ज़रूर सीखता हूँ. तो ये जो ओपन अप्रोच है फॉर लर्निंग एंड कंट्रीब्यूटिंग, वो ज़रूर अडॉप्ट करनी चाहिए. अनफॉर्चुनेटली कभी हमें ऐसे सुनने में मिलता है और कुछ अमली तौर पे भी देखा जाता है कि हमें ख़ास मकाम पर पहुंचे और हमें लगा कि नहीं, हम बिल्कुल सब कुछ आ गया और बाकी लोग बिल्कुल भी कुछ नहीं कंसिडर करते हैं. अगर आप थोड़ा सा इसको जनरेशन वाइज गैप भी देखें तो जो आने वाली नस्ल है वो आपसे ज़्यादा तेज़ है, ठीक है. उनकी ग्रूमिंग इस माहौल में हो रही है कि वो आपसे ज़्यादा शार्प है. तो इस सच्चाई को माने, उनको कॉम्प्लीमेंट करें. जो लोग एक वसी तजर्बा रखते हैं, हाँ, उनसे भी आप सीखें, क्योंकि उनकी लाइफ के तजुर्बात से आपको सीखना चाहिए. इस तरह से सीखने का अमल जारी रखें. अपने आप को ना किसी तरह के स्टीरियोटाइप में कैद ना करें कि खुदा ना खास्ता मैं इस सी फील्ड का एक बाकमाल इंसान हूँ, जो काम मैं कर सकता हूँ दुनिया में और कोई नहीं कर सकता. अगर ये मामलात आपके ऊपर हावी होना शुरू हो रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इमोशनली इंटेलिजेंस होने की. सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है. पहला एलिमेंट, वीकनेसेस को ख़ास तौर पे तवज्जो दें. अपने आप को, मैंने जिस तरह पहले अर्ज़ की, 15 से 20 मिनट दें कि आज के दिन में मैंने क्या गलत काम मुझसे हुए जो मैं नहीं करने चाहिए थे, तो गलत के ऊपर फोकस रखें. तो नेक्स्ट दिन उसको ठीक करें. इसे आपकी ट्रेनिंग हो रही है, इसे कहते हैं सेल्फ ट्रेनिंग या सेल्फ मेडिटेशन. देन आप सेल्फ मैनेजमेंट रखें. अब मैंने जो गलत काम देखे या अपनी वीकनेसेस देखी हैं, उसको ओवरकम करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ. अगर मेरे अंदर कुछ स्किल नहीं है और वर्क प्लेस पे रिक्वायर्ड है, क्या उसको गेन करने की एफर्ट कर रहा हूँ? तो गेन करने की एफर्ट हम कब करेंगे? पहले मानेंगे तो करेंगे ना. आप देख लें, ज़्यादातर मसाइल ये कि हम मानते ही नहीं है कि हमारे अंदर ये सलाहियत नहीं है, और फिर आपको वो काम करना पड़ता है. आप इंटेंस फीलिंग्स का शिकार होते हैं और नेगेटिव बिहेवियर लेके आते हैं वर्क प्लेस पे. तो अपनी कमियों को पहले मानें, फिर उसके ऊपर ट्रेनिंग गेन करें, यानी कि सेल्फ मैनेजमेंट करें. जैसे ही आप ये 2 अमल कर लें, फिर आप तीसरे अमल पे जाइए जिसे हम कहते हैं सोशल अवेयरनेस. सोशल अवेयरनेस देखें.
कि माशरे का, ऑफिस का, घर का, डोमेस्टिक का, सोशल सर्कल का मुझसे क्या तवक्कुआत हैं, मुझसे क्या तवक्कुआत हैं, मुझे उनसे नहीं, दूसरों को मुझसे क्या तवक्कुआत हैं, उसके मुताबिक अपने आप को बैलेंस करें। तो जिस तरह मैंने आपको कई रोल गिनवाए, बीइंग मैन एंड बीइंग फीमेल, अपने आप से पूछेंगे क्या वो सही तरह अंजाम दे रहे हैं। जब घर आते हैं तो घर में सही टाइम देते हैं, जब ऑफिस होते हैं तो ऑफिस में सही टाइम देते हैं। इसे कहते हैं सोशल अवेयरनेस। मेरे बड़े अच्छे टीचर हैं, वो हमें बताते थे कि आप समझें कि आपके हाथ में ना एक ब्रीफ केस है जो नज़र नहीं आता, तो जब घर एंटर हो तो घर वाला ब्रीफ केस उठा लें, घर जाके वही ओपन करें, घर जाके ऑफिस की बातें नहीं करनी कि ये हो गया, ये हो गया, लड़ाई हुई, ये हुआ। वो ब्रीफ केस उठाएं, जैसी बेल देते हैं ना, तो ब्रीफ केस जरूर उठाएं। वो बड़ी अच्छी बात है और गहरी बात है। अरे जैसे ही आप घर से बाहर निकलते हैं, फिर ऐसा करें, घर के बाहर से ना ऑफिस वाला ब्रीफ केस उठा लें, फिर ऑफिस में जाएं और वही ब्रीफ केस ओपन करें। ऑफिस में जाके घर वाला ब्रीफ केस नहीं ओपन करना। तो ये अब ये क्या है, ये सोशल अवेयरनेस है। इस तरह से आप सोशल सर्कल में हैं तो सोशल सर्कल वाला ब्रीफ केस ओपन करें। ये अब क्या कर रहे हैं, अपने जज्बात को एक अलाइनमेंट दे रहे हैं कि जहां मैं हूं मैंने वहां पे तवज्जो रखनी है और चीज़ों को मिक्सअप नहीं करना। इससे आप कन्फ्यूजन से बच जाएंगे। सोशल अवेयरनेस रखें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप रिलेशनशिप मैनेजमेंट पे जाएं, परखें, देखें कि आपके इर्द गिर्द अल्लाह ताला ने कितने अच्छे लोग आपको दिए हैं। कहते हैं ना कि आपकी कामयाबी तब है कि आपके इर्द गिर्द आपसे ज़्यादा कामयाब लोग हैं। मतलब आई took the definition of success in this way कि if you are surrounded by the individuals more intelligent than you, then it fulfills the definition of success। आप उन लोगों के बीच में हैं जो आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, तो ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम है कि अल्लाह ताला ने आपको मौका दिया कि आप हमेशा उन्हीं के सर्कल में रहते हैं। तो ये कामयाबी होगी। यानी कि रिलेशनशिप मैनेजमेंट, बुरी सोबत से बचें, जो आपसे नेगेटिविटी एक्सपेक्ट करते हैं उनसे बचें। तो अपने से ज़्यादा कामयाब लोगों के सर्कल में रहें ताकि उनसे सीखते रहें आप। ठीक है, ये होता है रिलेशनशिप मैनेजमेंट। इस तरह से हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। जो मुझे इसमें बुनियादी मसला लगता है वो अब अपने आप को जांचने का है कि हम अपने आप को टाइम देते नहीं हैं। मतलब नौकरी कर रहे हैं तो वो फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट, मेनली वी कंसिडर द वर्क एज द लाइवलीहुड, कि हमने काम इसलिए करना है कि पैसे कमाने हैं। कभी भी काम पैसे के लिए नहीं होता, काम काम के लिए होता है, पैसे बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं। ठीक है, तो आप लाइवलीहुड को मेंटेन करने के लिए जॉब ना करें, काम से प्यार करें, काम आपसे ऑटोमेटिकली प्यार लेता रहेगा। ठीक है, तो ये कुछ अपने आप को टाइम देने के मामलात हैं और अपने आप को समझने के मामलात हैं। जितना इसको टाइम देंगे, वक्त देंगे, बड़ी अच्छी ज़िंदगी इमोशनली बैलेंस होके गुजरती जाएगी। बहुत शुक्रिया सर, बड़ी खूबसूरत आपने बात की, खासतौर पे सेल्फ अवेयरनेस के हवाले से, उसके अलावा सोशल अवेयरनेस के हवाले से, रिलेशनशिप मैनेजमेंट के हवाले से, अपनी ज़ात को जानने के हवाले से, अपने आप को वक्त देने के हवाले से, और ख़ास तौर पे मेरे ख्याल में जितने भी हमारे ऑफिस में काम करने वाले, मुख्तलिफ इदारों में काम करने वाले दोस्त हैं, जिनमें से अली शिराजी साहब ने हमें ज्वाइन किया हुआ है, मियां खिदर सज्जाद साहब हमें देख रहे हैं, और बाकी भी तमाम साथी क्योंकि इसी तबके फिक्र के साथ ताल्लुक रखते हैं, तो वो आज से 2 ब्रीफकेस जरूर अपने साथ रख लें। एक हाँ, ब्रीफकेस दफ्तर लेके आया करें और दूसरा ब्रीफकेस जो है वो अपने घर के दरवाजे के ऊपर अपने घर लेके हाथ में जाएँ। ले। ये बड़ी खूबसूरत बात बिल्कुल, है, और बिल्कुल। मेरे ख्याल में ये हमारे साथ, क्योंकि तबस्सुम ने भी हमें ज्वाइन किया, नाम भी तबस्सुम है, काम भी तबस्सुम है, तो उनकी मुस्कुराहट भी बता रही है कि ये भी आज अपने साथ दूसरा बैग लेके जाएंगे। तो सर बहुत शानदार, ये बहुत बड़ा मजा ज़रूरी है आया। सर। ये बड़ा ज़रूरी है। ये थोड़ा-सा ना इससे आपकी ट्यूनिंग होती रहती है और आप सीखते रहते हैं। और आप देखें जब आप गाड़ी घर में गैराज में पार्क कर रहे हों और आपको कोई इंटेंस कॉल आ जाए, थोड़ा कोशिश करें कि भई मैं ऑफ़िस से निकल आया हूँ, अब मैंने घर का ब्रीफ़केस पिक कर लिया तो कल बात होगी। सिर्फ़ इतना कहेंगे ना तो आप अच्छे मूड से घर में एंटर होंगे। जी बिल्कुल सर, ऐसा ही है। अच्छा सर, एक बिल्कुल आखिरी क्वेश्चन है, और तकरीबन ये सारी हमारी जितनी भी गुफ्तगू थी उसी के इर्द गिर्द घूम रही थी कि इमोशनल इंटेलिजेंस और जिंदगी के अंदर जो वेल बीइंग का एक कॉन्सेप्ट है, उसमें थोड़ा सा मजीद अगर आप बता दें कि इनका आपस में ताल्लुक वास्ता जो है वो कितना गहरा है, हम अपनी जिंदगी को बेहतर से बेहतरीन करने के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस को कैसे यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा इस पे अगर गुफ्तगू आप कर देंगे तो फिर हम इसे क्लोज कर लेते हैं। ऑलरेडी तकरीबन सारी चीजें इससे लिंक हो रही हैं, लेकिन फिर भी। जी, देखिए ये मेडिटेशन प्रोसेस है। मैं इसे इस तरह से एक्सप्लेन कर पाऊँगा कि ये आपका बिलीफ सिस्टम है। और अगेन मैं उसी पे आऊँगा कि बहैसियत मुसलमान हमारा बिलीफ सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग है। हम डिक्लेयर्ड जज़्बाती कौम है और इसमें कोई शक नहीं है, और हम हैं भी। हम बहादुर कौम हैं, इसमें कोई शक नहीं है, हमारी हिस्ट्री हमें कॉम्प्लीमेंट करती है। तो आप देख लें, आप दिलेर हैं, आप बहादुर हैं, आप कामयाब हैं, आप गलबा पाने वाले हैं,
आपको कोई नीचा नहीं दिखा सकता, ये सब चीज़ें कॉम्प्लीमेंट करती हैं। तो आप किस चीज़ को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं? अपने बिलीफ सिस्टम को। जैसे ही आप बिलीव कर लेंगे कि मैं इमोशनली कर देंगे, ठीक है, तो आपकी लाइफ की वेलबींग होना शुरू हो जाएगी। मैं 3 वक्त का नहीं 2 वक्त का खाना खाता हूँ, लेकिन अपनी मर्जी से शुक्र से खाता हूँ, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, तो अब इमोशनली हीलिंग प्रोसेस में वेलबींग पे जा रहे हैं। मैं 6 टाइम खाना खाता हूँ और 3 टाइम की दवाइयाँ लेता हूँ, तो गड़बड़ हो गई ना। फिर तो कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हो रहा है ना, कि यार आप खाना इतना क्यों खा रहे हैं जब आपको दवाइयाँ ज़्यादा खानी पड़ रही हैं। वो स्टीव जॉब्स ने भी कहा था कि जी असल कामयाबी ये है कि आप क्या खाएं। अगर आपकी लाइफ में पैसे ज़्यादा आ रहे हैं और उतनी मेडिकेशन का बिल भी बढ़ता जा रहा है, तो प्रॉब्लम है ना, फिर तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो इसका मतलब ये है कि आप वेलबींग की तरफ नहीं जा रहे। सो मनी इज़ नॉट सक्सेस। वो कहते हैं कि खुशी से जब कामयाब होते हैं तब खुशी होती है, या खुश लोग कामयाब होते हैं। तो बुनियादी तौर पे कौन कामयाब होते हैं? जो खुश लोग होते हैं वो कामयाब होते हैं। तो कामयाबी में खुशी नहीं है, खुश लोग रहने वाले लोग कामयाब ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। दुनिया में एग्जांपल्स बड़ी पड़ी हैं, जिन लोगों ने बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग रखा, लाइफ को वेलबींग में कंसिडर किया, वो सुनर और लेटर कामयाब हुए। ठीक है, आप वेस्टर्न कंट्री से देख लें और हमारे यहाँ अब्दुल सत्तार ईदी की एग्जांपल ले लें। अब उनकी लेगेसी है, वो आगे कर रही हैं, वो आगे लीड कर रहे हैं। बहुत सारे स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हैं जो बिलीफ सिस्टम पे अपनी वेलबींग को जरूर कंसिडर करते हैं। उनका मकसद इमोशनली स्टेबल होना होता है। ठीक है, वेलबींग की वजह से, वेलबींग को मतलब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते वो। तो आई जस्ट रिकमेंड के यू शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज़ योर वेलबींग। वो काम करें जिसके लिए आप बने हैं, जिसको दिल से कर सकते हैं। मतलब अपनी एग्जांपल लूँ, आई बीइंग इन द एडमिनिस्ट्रेटिंग जॉब, लेकिन टीचिंग में आना और इस पे कंट्रीब्यूट करना और इस डॉक्टरेट तक जाना इज़ वन ऑफ माय पैशन। सो अल्हम्दुलिल्लाह जब परस्यू करते रहे तो अल्लाह ताला ने खुद ब खुद रास्ते खोलते गए। ठीक है, मतलब आई वुड नॉट इमेजिन कि मैं बीइंग मतलब ट्रेनर आपके साथ कभी कम्युनिकेट होगा या इस तरह होगा, लेकिन बिलीफ सिस्टम ज़रूर आपको लीड करता है और अल्लाह ताला फिर मौके देता रहता है। जैसे आप ट्रेनिंग्स कंडक्ट करते हैं तो आपको पता होता है कि कुछ ट्रेनिंग बहुत कामयाब हो जाती है और सोचा भी नहीं होता, और कुछ ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद भी थोड़ी सी डाउन हो जाती हैं। तो आपको लीड क्या कर रहा होता है? बिलीफ सिस्टम। तो आपका बिलीफ बड़ा स्ट्रांग रखें कि आपकी वेलबींग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इमोशनल इंटेलिजेंस उसको कॉम्प्लीमेंट करती है, कोई और चीज़ कॉम्प्लीमेंट नहीं करती। वो आपने बार बार सुना होगा ये अभी कि आपकी जॉब को ज़िंदगी चाहिए कि ज़िंदगी को जॉब चाहिए। ठीक है, मैं भी नाम बोल रहा हूँ स्कॉलर का, बड़ा उनके फेमस आते रहते हैं कोटेशंस, तो उसमें बड़ा अच्छा उन्होंने खूबसूरत बयान किया कि आप ज़िंदगी को कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं कर रहे अपने वर्क प्लेस की वजह से। ठीक है, तो फिर तो प्रॉब्लम होगी ना। हाँ, आपकी ज़िंदगी कॉम्प्लीमेंट होनी चाहिए वर्क प्लेस से, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत ही ज़बरदस्त और बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू रही। और ख़ास तौर पे जो अभी आपने दो इसमें जुमले मज़ीद ऐड किए हैं हमेशा की तरह, वो बहुत जानदार भी थे। और मेरे ख्याल में ब्रीफ केस के साथ ये दो जुमले और अगर हमारे ऑडियंस सुन ले, समझ ले और इस पे अमल करना शुरू कर दे तो बहुत शानदार हो जाएगा। कि आप जब कामयाब होते हैं तो खुश होते हैं, या आपकी खुशी जो है वो आपको कामयाब कर देती है? बहुत बहुत बड़ी बात है। जॉब को जिंदगी चाहिए या जिंदगी जो है उसे जॉब चाहिए? तो अगर आपकी उस काम के अंदर जिंदगी है, जुस्तजू के खूब से है, खूब तर कहाँ है, फिर देखिए कि जाके ठहरती है नजर कहाँ। तो खूब से खूब तर की तलाश जो है वो इंसान की जुस्तजू है, वो उसे आगे बढ़ाती है। और क्योंकि हमारा आपके साथ कुछ थोड़ा वक्त गुजरा है तो हमें आपकी उस तरतीब का, आपके तरीक का, आपकी माशाल्लाह सलाहियतों का, आपके अपनी ज़ात को मैनेज करने के हवाले से जो चीज़ें मैंने देखी हैं, तो मुझे बड़ी दिली खुशी होती है कि अल्लाह ताला ने हमें इतने ज़बरदस्त लोग दिए हुए हैं जो एक बेहतरीन सतह पे जाके पढ़ाने का, दर्स व तदरीस का, जिससे माशरे तरक्की हासिल करते हैं और नस्लें जो हैं वो बदलती हैं, उस सतह पे काम कर रहे हैं। तो सर आप हमारे लिए, अपने तमाम शागिर्दों के लिए और जिस जहाँ जहाँ भी आपने काम किया है, हमारे मुल्क के लिए नाज भी हैं और फ़ख्र भी हैं। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी इज़्ज़त और तरक्की अता फरमाए। आज का हमारा जो सेशन था वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शानदार है, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू हुई। बुनियादी तौर पे हम इमोशनल इंटेलिजेंस एज़ वर्क प्लेस पे बात कर रहे थे और सारे का सारा सेशन उसी के इर्द-गिर्द घूम रहा था कि वर्क प्लेस के ऊपर अगर आपने अपने एहसासात को, अपने जज़्बात को, ना सिर्फ वर्क प्लेस पे बल्कि घर की सतह पे, अपने सोशल सर्कल के अंदर अपने इमोशंस को अगर आपने कंट्रोल कर लिया, उसे बेहतर तौर पे इस्तेमाल कर लिया, दूसरे के इमोशन जो हमको समझ लिया, जान लिया, तो आप ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा कामयाबी की तरफ जा सकते हैं।
बाज़ दफ़ा बहुत ज़हीन और बहुत फ़तीन होते हैं, लेकिन इमोशनली इतने कमज़ोर होते हैं कि आपकी वो ज़हानत और फ़तानत आपके किसी काम नहीं आती। और फिर सर ने जो इसके साथ टूल और टेक्निक्स बताए हैं, जो मुख्तलिफ तरीक़ेकार बताए कि अपने आप को जाने, अपने इर्द-गिर्द को जाने, अपने यानी कि रिलेशन जो है उनकी मैनेजमेंट को जाने, अपने बाकी मामलात जो हैं उन्हें जितना बेहतर आप समझेंगे, सोशल अवेयरनेस को जितना अच्छा जानेंगे, लोगों के मिज़ाज और उनकी ज़िंदगियों के अंदर जितना बेहतर तौर पे जानकारी आपको होगी, तो आप उनके जज़्बात से ज़्यादा बेहतर वाक़िफ़ भी हो सकेंगे। बाकी जितने भी हमारे ऑफ़िस में काम करने वाले हैं, इदारों में काम करने वाले हैं, वो अपने साथ ब्रीफ़केस का इज़ाफ़ा ज़रूर कर लें। चाहे वो लैपटॉप बैग ही हो तो एक कंधे पे दफ्तर वाला और दूसरे पे आपके घर वाला होना चाहिए। तो ये आपको कामयाबी दे सकता है। अपने काम से प्यार करें, दिल से काम करें, क्योंकि आप दिल से करेंगे ना, बात जो दिल से निकलती है असर रखती है। पर नहीं ताकते परवाज़ असर मगर रखती है, बात जो दिल से निकलती है असर रखती है। यकीन करें कि हमने सर को भी देखा है, हम खुद भी ट्रेनिंग में जाते हैं, हम डूब जाते हैं। इतना मज़ा जब आप ऐसे लेंगे ही। अपने काम से, आपका पैशन हाँ, और प्रोफेशन जब एक जैसे हो जाते हैं, कामयाबी आपका मुकद्दर बन जाती है। बिल्कुल। अपने इर्द-गिर्द जितने भी लोग हैं, उनके साथ प्यार और मोहब्बत का जज़्बा रखें। जितनी पॉज़िटिव चीज़ें रखेंगे, यकीन करें आपकी कामयाबी इतनी आपके करीब आ जाएगी। मज़ीद ये है कि इस प्रोग्राम को जिन साथियों ने नहीं सुना, वो बेशक दोबारा से सुनें, फ़ेसबुक पे ये अवेलेबल होगा और हर वीक इंशाअल्लाह हम अपने ऐसे ही बेहतरीन गेस्ट के साथ आपके साथ हाज़िर होंगे। आज का प्रोग्राम जो है उसे नेक दुआओं, नेक तमन्नाओं के साथ ख़त्म करते हैं। अल्लाह ताला इस कोविड की सूरत-ए-हाल में आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और खैर अता फ़रमाए, या जितने भी परेशान हाल हैं उनकी परेशानियाँ दूर फ़रमाए और जितने भी मुख्तलिफ़ मसाइल का शिकार हैं, उनके मसाइल जो हैं उनमें आसानी पैदा फ़रमाए और ख़ास तौर पे आपको जो आपके जज़्बात हैं, एहसासात हैं, उनको काबू करने, उनका तवाज़ुन रखने में आपकी मदद फ़रमाए। नीयत आपकी जितनी साफ़ होगी, इतने मामलात आपके आसान होते चले जाएँगे। सर बेपनाह शुक्रिया ईसीआई की तरफ से, तबस्सुम हुसैन और मेरी तरफ से बहुत शुक्रिया, आपने वक़्त दिया और हमने काफ़ी ज़्यादा आपका वक़्त लिया। आपकी मसरूफ़ियात जो हैं उसमें भी कोई शक नहीं है। आइंदा भी हम गुज़ारिश भी करते हैं और यकीन भी रखते हैं कि आप हमें गायब हुए वक़्त देते रहेंगे, ताकि हमारे सुनने वाले जो हैं वो ज़्यादा मुस्तफ़ीद भी हों, क्योंकि ये इल्म एक रोशनी की तरह है और ये जिसके पास है वो उसे जितना तक़सीम करेगा, इतना उसमें इज़ाफ़ा होता चला जाएगा। आज का सेशन जो है उसे इख्तिताम पज़ीर करते हैं। खुश रहें, शाद रहें और आबाद रहें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। जज़ाकल्लाह जी, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू जी, थैंक यू।